अगर आप तवक्को करते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये गलत होगा, हम रिएक्ट करेंगे। ट्रेन लेडी हमारे पास बैठी होती हैं, वो उनके पास आती हैं, उनका मसला सुनती हैं, हम रिपोर्ट करते हैं। 150 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो लाइफ्स जो हैं वो सेव हुई हैं। 50,000 1 लाख गोरे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, तो वो हमारा मकसद वहाँ हो चुका था। वर्ल्ड रिकॉर्ड दे वांट टू बी पार्ट ऑफ दी मतलब आर्म फोर्सेस ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद ख्वाजा आसिफ ने 2 से 3 दिन अहम करार दे दिए। हाई अलर्ट जारी, वजूद को खतरे की सूरत में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का इंतबाह। मुश्तरका मफादात काउंसिल में दरियाई सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद। हुकूमत का किनाल मंसूबा खत्म करने का ऐलान। भारत के यकतरफा गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना इकदाम की मजम्मत। विफाक के शाना बशाना खड़े रहने के आज़म का इरादा। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और उसके साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हाउ इज योर मॉर्निंग फैसल? मॉर्निंग इज गुड और उम्मीद करते हैं कि देखने वालों की भी सुबह बहुत अच्छी हुई होगी, और अगर नहीं हुई तो हम है ना, आज बहुत सारे अहम मामला हैं जिस पर डिस्कशन करनी है, मईशत से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और ऑब्वियसली जो गिदड़ भपकियाँ सरहद पार से आ रही हैं उस पर तो हमने बात करनी ही है। और वो गिदड़ भपकियाँ जो कि अब 7 समंदर पार भी उनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। लेकिन उससे पहले एक अहम मामला, बलूचिस्तान का जिला नुश्की, यहाँ ईंधन से भरा ट्रक आग लगने के बाद धमाके से फट गया। पुलिस के मुताबिक नुश्की ट्रक अड्डे में तेल से लदे ट्रक में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था और इस दौरान ट्रक में आग लग गई। पुलिस बता रही है कि आग जैसे ही लगी, ट्रक का ड्राइवर ट्रक को अड्डे से निकालकर फौरी तौर पर खुले मैदान में ले गया था, लेकिन फिर भी आग की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से ट्रक ड्राइवर जाबर नहीं हो सका है। ट्रक में आग लगने की इतला मिली, फायर ब्रिगेड का अमला वहाँ पहुँचा, पुलिस भी मौके पर पहुँची और इसी बीच ट्रक में रखी तेल की टैंकी धमाके से फट गई। आग की जद में आकर 70 से ज़ायद अफराद झुलस कर ज़ख्मी हुए हैं और इन लोगों को बताया जा रहा है कि अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। 4 पुलिस एहलकार भी DSP समेत शामिल हैं मुतासर होने वालों में। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान का ज़िला नुश्की। और अब इसमें ये देखें सादिया के 2 पहलू हैं इसके। एक तो ये कि ऑब्वियसली वो ट्रक ड्राइवर जो था, जब उसको ये अंदाज़ा हुआ कि ये सानहा, ये फुटेज जो है, हमारी दरख्वास्त है कि इसको कमज़ोर दिल अफराद और बच्चे ना देखें, क्योंकि ये बहुत डेवस्टेटिंग है। आग लगती है और उसके बाद लोग वहाँ से जब भागना शुरू करते हैं तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल होती है। और उसमें एक और चीज़ ये भी है कि चले ड्राइवर ने कोशिश तो की वहाँ से ले जाने की, खुले मैदान में ले जाने की, बट दूसरा इसका पहलू अगेन यही है कि जब से लदा हुआ था पूरा ट्रक, तो उसमें ये ख़तरनाक काम क्यों जारी था? ये एक बहुत अहम चीज़ है ना, कि अगर उसमें वेल्डिंग हो रही थी, ऑब्वियसली तेल से लदा हुआ है, वेल्डिंग हो रही है, स्पार्क कहीं से निकला होगा एंड देन इट वुड हैव कंबस्टेड लाइक हेल। तो यही हुआ और बहुत और हमारे यहाँ जो फैसल ट्रक्स भी होते हैं ना, वो भी वैक्यूम नहीं होता है कि भाई अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आ रही, लीकेज भी होता है, 10 और मसाइल भी होते हैं एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें क्या किस किस्म का काम दरकार था, वेल्डिंग किस लिए हो रही थी, क्या उस कंटेनर के लिए ही कहीं पर हो रही थी, बिकॉज ये बज़ाहिर लगता है कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, कोई इस तरह का एक्शन कैसे, बट दिस हैज़ बिन टेकन। ऑल्सो जो 7 में लोग अफेक्ट हुए हैं ना, 70 लोग जो और मुतासर हुए हैं, वो भी बड़ी बात है। बिकॉज देखो, ये आम तौर पर अब होने लगा है कि जहाँ भी ऑयल टैंकर्स या इस तरह की चीज़ें खराब होती है तो वो लोग आकर जमा करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में अब इट्स बाय द टाइम पीपल अंडरस्टैंड कि ये उनकी अपनी ज़िंदगियों के लिए कितना ख़तरे का सबब बन जाता है। एज वी सेइंग टुडे, उम्मीद करते हैं कि जो ज़ख्मी हैं वो जल्द से एहतियात और जाबार हो सके। आगे बढ़ते हैं और ऑब्वियसली पहलगाम वाक़े की बात करते हैं। इसके खिलाफ भारत अपने मकरू अज़ाइम खुलकर इसका इजहार कर रहा है। वही पाकिस्तान जो है और आलमी बरादरी जो है, उसमें कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब पैदा किया जा रहा है।
अमेरिकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में नया इंकशाफ सामने आया है। बिल्कुल, और न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस वाक़े के बाद जो हुआ, दर्जनों आलमी रहनुमाओं से उन्होंने राबता किया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात के लिए वो हिमायत तलब कर रहे हैं, इस किस्म की सफारतकारी कर रहे हैं। और भारत के जवाब में डिप्टी वज़ीर आज़म यानी इसहाक डार साहब ने चीन से बात की है, सऊदी अरब, अज़रबैजान और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी उनके सफारती सतह पर जो भारत प्लानिंग कर रहा है उस मामले के ऊपर बातचीत हुई है। दूसरी जानिब सिर्फ का कहना है कि जंग के लिए 2-3 दिन अहम है, दोनों ममालिक की सरहदों पर फौज खड़ी है। उन्होंने बात ये जो अहम बता दी है कि 2 से 3 दिन अहम है। जिस तरीके से भारत वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है उसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार एहतशाम उल हक साहब। एहतशाम साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। क्या वाइब है इस वक्त इस्लामाबाद में? व्हाट्स हैपनिंग? हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि इस वक्त सरहदों पे क्या हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में क्या एक्टिविटीज़ है इस वक्त? देखिए, इस्लामाबाद में तो फैसल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं। जहां आपने देखा सारी यहाँ फौज बैठी है, अखबारदारों की भी बैठी है, दुनिया की बेस्ट क्रीम अखबार नवीसों की भी बैठी है, बाहर से लोग बैठे हुए हैं। और फिर ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी है, अपोजिशन भी है, सारे लोग इसको देख भी रहे हैं। और ये 2-3 दिनों की जो बात खाई साहब ने की है, भाई दीबे फैसल थोड़ा सा चेंज किया नुक्ता उन्होंने अपने आप को। मेरा ख्याल है ये खाई साहब को कहने की जरूरत ही नहीं थी कि जी 2-3 दिन अहम है, क्योंकि हम तो यही कह रहे हैं कि हम इसको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे, कि हम ये समझ रहे हैं कि भारत जो है ना ये जिसको कहते हैं मिस एडवेंचर करने की कोशिश नहीं करेगा तो उसके लिए मसाइब होंगे। एनीवे, आज वैसे ख्वाजा साहब यहाँ और क्या कहते हैं डार साहब, शाख डार साहब और DGI-SPR आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फॉरेन जर्नलिस्ट के लिए। उन्हें वो बताएंगे आज सारी सिचुएशन क्या है। अब 2-3 चीजें हैं जो बड़ी अहम है। एक तो यह है कि जो आमतौर पे कहा जा रहा है कि जी हिंदुस्तान में जिस अंदाज से इस पब्लिक ओपिनियन कहाँ पे ले गए मोदी सरकार और मोदी मीडिया, उन्हें फेस सेविंग चाहिए। और बार बार जो है ना डायरेक्टली पाकिस्तान को अपने दोस्तों के जरिए कहलवा रहे हैं कि जी छोटा मोटा किसी खेत में फील्ड में अगर हम मिसाइल मार दें तो आप चुप कर जाएं और ताकि हम इस मामले को आगे ले जाएं। लेकिन फैसल असल बात है कि पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली कन्वे कर दिया है कि ये हम आपको वाज़ेह तौर पे बता दें कि अगर आप तवक्को करते हैं कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो ये गलत होगा, हम रिएक्ट करेंगे। तो उनको एक ये है कि वहाँ पे हिंदुस्तान में एक सूरत-ए-हाल जो बन गई, वहाँ पे भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। और खास तौर पे न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के बाद तो हिंदुस्तान में लोग सोच रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान के साथ ये करेंगे तो आपको अंदाजा वो भी न्यूक्लियर स्टेट है, फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है ये सारा मसला आके रुक गया है कि अब क्योंकि बिहार के चुनाव होने जा रहे हैं। हमेशा जब भी आपने देखा इलेक्शन किसी सूबे में होते हैं, रियासत में होते हैं या वो ओवरऑल इलेक्शन हो रहे होते हैं तो ये पाकिस्तान जो है ना उसकी बोगी लेके जा रहे होते हैं। वहाँ पे भी बेशुमार लोग हैं वो सवाल करते हैं कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हो तो हिंदुस्तान का नाम लिया जाए। तो मेरा ख्याल है ये नैरेटिव है। और आखिरी बात, इम्पोर्टेंट बात फैसल ये है कि इस वक्त आपने नहीं कश्मीर में जो सूरत-ए-हाल पैदा कर दी, एक दूसरा गजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंजेस ला के 70 लाख हिंदुओं को उन्होंने डोमिसाइल दे दिए, 50,000 से ज्यादा लोगों को ला के आबाद कर दिया लोगों को। वहाँ पे 90 लाख टोटल वो हैं कश्मीरी। अब ये सारी चीजें देखते हुए लोग कहते हैं 7 लाख फौज रख के भी आप दबा नहीं सकते। सारी दुनिया भी सवाल कर रही है। और फिर बार बार आता है कि ये जो इतना बड़ा वाकया हो गया, आपकी नहली है ना आपको एविडेंस दे सके, ना प्रूफ दे सके। और जिस अंदाज से 6 किलोमीटर के फासले पे थाना है वो 5 मिनट में कैसे FIR दर्ज होगी, ये तो हो नहीं सकता। और हर गज पे आपकी चौकी है, अगर वहाँ से भी उसके बावजूद भी आपको पता ना चल सका तो फिर आपकी इंटेलिजेंस क्या करी, आपकी फोर्सेस क्या करी। एहतशाम साहब, UN से भी तक़वियत नहीं मिली भारत को, एक्चुअली ये भी उनकी फ्रस्ट्रेशन में ऐड कर रहा है मेरे ख्याल में। तो एक तो ये मामला भी है, दूसरा ये कि इकोनॉमिकली ये कितना प्रैक्टिकल है कि दो न्यूक्लियर, ठीक है दोनों न्यूक्लियर पावर्स है लेकिन हम दोनों मुल्कों की न्यूक्लियर चैलेंज है। पाकिस्तान तो इस तरह का कोई भी एडवेंचर चाहता नहीं है, पाकिस्तान हमेशा पीस की बात करता है, लेकिन जब भारत इनिशिएट करता है तो मुझे ये जानना है कि इकोनॉमिकली फॉर हाउ लॉन्ग दे कैन सस्टेन सच अ थिंग, आई मीन, और उनको अपना कितना नुकसान है इसमें। देखिए सादिया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी मीडिया भी और अदरवाइज भी उनके दोस्त ये बात कर रहे हैं कि भाई इनिशियली यू मस्ट एक्सेप्ट कि आपका ये इंटेलिजेंस फेलियर था, ये सिक्योरिटी लैप्स था आपका। और फिर यह कि बावजूद इस बात के कि हाई अलर्ट ये इलाका कर दिया गया था और फिर आपकी एजेंसी ने इसको बाद में क्लियर कर दिया कि जी इस तरह का कोई वाकया नहीं होने जा रहा। फिर ये लोग सवाल कर रहे हैं कि वो जो 4 आदमी आए थे जो इतने लोगों को मार के चले गए, उनको जमीन खा गई, आसमान खा गया, वो क्या वो 400 किलोमीटर अपना LOC अबूर करके आए,
आराम के साथ बंदों बिल्कुल को एहतिशाम मार साहब के हमारे जबकि साथ ही लोगों को रहिएगा, वापस भी हमारे चले साथ गए। ही रहिएगा। अभी हमारे ब्रिगेड रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब ने। ब्रिगेड साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो अहमद मिन्हाज साहब, ये न्यूयॉर्क टाइम्स भी अब लिखने पे मजबूर हो गया है कि भारत एक ड्रामा रचाने की, वजह ढूंढने की भरपूर कोशिश कर रहा है, उसको वो भरपूर कोशिश के बावजूद वो वजूहात मिल नहीं पा रही हैं। सो भारत जो है वो इंटरनेशनली अब कहाँ स्टैंड कर रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी सुबकी हुई है, ट्रंप ने भी सीधा सीधा कह दिया कि वह अपने मामला खुद ही हल करे। सो वेयर इज इंडिया स्टैंडिंग विद ऑल ऑफ इट्स फॉल्स फ्लैग राइट नाउ? जहाँ तक इंडिया के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ताल्लुक है, इसमें वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। पूरी दुनिया का मीडिया इसको लेके आगे चल रहा है। और इससे पहले कि जब ये ऑपरेशन उन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया था 2 दिन अब से 5-6 दिन पहले, तो 2 दिन शुरू में इंटरनेशनल मीडिया ने उसको जरूर कवर किया, लेकिन उसके बाद उनको जब पता चला या उन्होंने जब उसके हक़ाइक़ देखे तो तमाम क्राइटेरिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के पूरे हो रहे थे। उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जब आइडेंटिफाई करने के बाद उन इंटरनेशनल मीडिया ने इंडियन पोजीशंस को लेना खत्म कर दिया। अब मोदी को खासी हज़ीमत उठाना पड़ रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी कमेटी की जो काउंसिल की जो अलामिया भी आया है, उसमें वो एंटी इंडिया तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन प्रो इंडिया भी नहीं है। जैसे कि पुलवामा के बाद इंडियन को खासा सपोर्ट मिली थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। इसी तरह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूके और चाइना स्पेशली आप देखें, तो वो मोदी के जो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है इनके साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दो कि वो सारे कंडेम कर रहे हैं टेररिज्म को, बट एट द सेम टाइम प्रो इंडियन जो एक बुग़्ज़े चाइना में एक पोजीशन हुआ करती थी, अब उस तरह से नहीं है। मजीद ये कि मोदी इस पर खासा फ्रस्ट्रेटेड है और उसके डोमेस्टिक ऑडियंस को अगर आप देखें तो वो भी, और अब तो हार्ड लाइनर्स हिंदूज भी जो है वो भी मोदी के साथ खड़े हुए नजर नहीं आते हैं। तो एक फेस सेविंग के लिए एक एडवेंचरिज्म हो सकता है, लिमिटेड हो सकता है, लेकिन ये लेट होने से फिर पाकिस्तान को कोई लिमिटेशन उसके ऊपर नहीं होंगी। बट यस, इस वक्त सिचुएशन इवॉल्विंग है, लेकिन डिटरेंस हमारी इंटैक्ट है। और मैं नहीं समझता कि उसके मिलिट्री लीडर्स, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा गया था, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के गए थे और अपने लोग उनको शेम ऑन यू कह रहे थे। इन तमाम चीजों के तनाजुर में अगर देखा जाए तो फेस सेविंग के लिए कुछ एडवेंचरिज्म हो सकती है लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस, लेकिन मेन जो हमारा ओपन जो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो इस पर खुलने की उम्मीद नहीं है। बट स्टिल हम एक मक्कार दुश्मन से डील कर रहे हैं। हम तमाम कॉन्टीजेंसीज के लिए हम वक्त तैयार हैं, और स्पेशली जो 2 फ्रंट वॉर सिनेरियो के ऊपर हमेशा उसने ऑपरेशनल रेडीनेस चेक करने के लिए ख्वारियों को भेजा था। उन ख्वारियों को तकरीबन 70 उनको चैलेंज किया। प्लस इन तमाम चीजों को देखते हुए मैं नहीं समझता कि कोई मेजर चीज हैपनिंग होने जा रही है, बट वी आर नॉट पुटिंग आवर गार्ड्स लोअर डाउन। राइट। तो ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है व्हेन न्यूयॉर्क टाइम्स राइट एनीथिंग लाइक दिस, व्हाट एग्जैक्टली इज कमिंग थ्रू? मतलब अगर आपको लग रहा है कि भारत इस तरह का कोई भी एडवेंचर नहीं करने का सोच सकता है, उसकी वजह बहुत सारी है, और उनका जो पहला ही प्लान था वो फ्लॉप हो गया, उसके बाद ऐसा कुछ करने से पहले उनको ऑलरेडी अंदर से इतनी आवाज़ें आ रही हैं, व्हाट डू यू थिंक द मैक्सिमम न्यूयॉर्क टाइम्स इज रेफरिंग टू? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़े कल के उनका जो अखबार पब्लिश हुआ था, उसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम वो जैसे क्राइटेरियाज होते हैं उसको मीट करने की बात की गई थी, और इंडिया को उसमें भी खासी हजीमत इंटरनेशनल मीडिया में उठानी पड़ी थी। जैसे मैंने पहले कहा कि हम एक मकार दुश्मन के साथ डील कर रहे हैं, तो इस सूरत के अंदर हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिटेड लेवल पे होएगा। क्यों? इसलिए कि न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है। 2001 के अंदर भी जब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था तो हम 1.5 साल तक आई बॉल टू आई बॉल इंटरनेशनल बॉर्डर पे बैठे थे, और जब 2007 के अंदर समझौता एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ था तब भी 2008 में एस्केलेशन हुई थी। लेकिन चूंकि न्यूक्लियर डिटरेंस इंटैक्ट है और कारगिल के मौके के ऊपर भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खुला था, तो लिहाजा कोई मेजर चीज तो होने नहीं जा रही। अब आपका सवाल कि हम किस तरह से इसको देख सकते हैं, तो उसमें लिमिटेड ऑपरेशन अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वो हमारा हमेशा से चलता चला है पिछले 76 सालों के अंदर, और उसके साथ जैसे भी झेलम दरिया में उन्होंने खासा पानी छोड़ा, इस किस्म की हरकतें हो सकती, या कोई जो है वो फंडिंग शायद मजीद बढ़ा दें, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान में छुपे हुए, या BLA के एलिमेंट को दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शायद बढ़ा सके। प्रॉक्सीज को वो जरूर फंड करने की मजीद कोशिश करेगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तमाम कॉन्टीजेंसीज के ऊपर नजर रखे हुए, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर के साथ हो या ईस्टर्न बॉर्डर के साथ हो। इंटरनेशनल जो भारत सफारतकारी करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या वो इससे कुछ अचीव कर सकते हैं?
हैविंग सेड कि यूनाइटेड नेशन में भी उस तरह का सपोर्ट उनको नहीं मिल सका है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों पाकिस्तान और इंडिया सफारतकारी का जो है वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक माइंडेड स्टेट्स के साथ इन कांटेक्ट हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई लिमिटेड वॉर भी होती है तो वी शुड हैव राइट पर्संस, राइट स्टेट्स टू सपोर्ट इन केस द मैटर गोज टू द यूनाइटेड नेशंस। तो वो दोनों, ये तो सफारतकारी का एक नॉर्मल अमल है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का पल्ला भारी, क्योंकि जो जो इल्जामात लगाए गए थे वो माजी के तनाजुर में अगर देखें कि जब जब इलेक्शंस होते हैं तब तब इंडिया के अंदर ऐसे ही होता है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि देखो क्यों तनाव है, कहाँ पर चुनाव है। तो लिहाजा इंडिया के अंदर ये तमाम चीजें एंटी पाकिस्तान स्लोगन के साथ विन करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जलामिया भी आया था, उसके अंदर बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली थी कि हम नेशनल जो पावर है, हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, उसके मुकम्मल स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए रिस्पांस जनरेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी डिप्लोमेसी आती है, फिर बायलैटरल या मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस आती हैं, फॉलोड बाय कन्वेंशनल वॉर, और अगर वो ज्यादा एस्केलेट कर जाए तो फिर न्यूक्लियर प्ले हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान एक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करने वाला मुल्क है, और मैं नहीं समझता कि जल्दी इसको एस्केलेट करेंगे। वी डू नॉट वांट वॉर, जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के फर्स्ट राउंड के मौके पे, वी डू नॉट वांट वॉर, बट अगर हमारी सोवरेनिटी को, सिक्योरिटी को चैलेंज किया गया तो हम उसका भरपूर रिस्पांस जनरेट करेंगे। तो बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया गया। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब प्लीज़ होल्ड ऑन, आती रहें, बिकॉज एक और डेवलपमेंट, और वो ये कि जब वो कहते हैं ना कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए, और बुरा इतना माने कि आईने का चेहरा ही जो है वो दाग दाग कर दिया, या करने की कोशिश की। एक आंख नहीं भाया सच दिखाना। भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी लगा दी है, और पाबंदी जो है वो भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर लगाई गई। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मजमूई तौर पर सोशल मीडिया पर बोल न्यूज़ समेत दीगर 8 पाकिस्तानी चैनल्स और मारूफ यूट्यूबर्स के अकाउंट्स पर पाबंदी लगा दी गई। बिल्कुल, एहतशाम साहब से उनका मौक़िफ़ इस पर जान लेते हैं। इट्स फनी, आजकल के दौर में आप कैसे रोकेंगे, मतलब कितने चैनल्स को आप बंद कर देंगे, और कहाँ कहाँ से, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पर ही ब्रॉडकास्ट हो रही होती हैं चीज़ें। कोई भी अच्छी बात कही हुई, सच्ची बात कही हुई किसी भी प्लेटफॉर्म से निकलकर सामने आ जाएगी। तो पहले तो ये जो रिएक्शन था, इंडिया का जो रिएक्शन था, चाहे वो सिंतास मुआहदे को लेकर होगा, फिर वहाँ से पाकिस्तानियों को 48 आवर्स का अल्टीमेटम देकर निकालने का, ये सारी आउटडेटेड चीज़ें, कौन से दौर में भारत जी रहा है अभी? देखिए सादिया, अभी ब्रिगेड साहब कह रहे थे कि जी हमारा दुश्मन जो हिंदुस्तान है बड़ा मकार है। आपस की बात है, मुझे मकार होने पे कोई इतना एतराज नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि हमारा दुश्मन इतना छोटा है, इतनी पैटी सोच रखने वाले ये लीडर हैं कि ये मेरा ख्याल है कोई रवांडा जैसा मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस तरह की घटिया सोच रखें। जैसा ये वो मुल्क जो कहते हैं कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, और हम दुनिया के अब सृजन में सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। देखिए, बुनियादी तौर पर लोग सवाल इस वक्त ये उठा रहे हैं कि ये जो इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान को सुक्की हुई है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन में देखने से प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने चाहे तंज से कहा या लालवी ने कहा कि ये 1,500 साल पुराना मसला है, कश्मीर या डिस्ट्रिक्ट टेरिटरी है, आप खुद बैठ के हल करें, तो ये आईना दिखाने के लिए बहुत अहम है। दूसरा साथी, आप देखें कि जो सबसे बड़ी मुझे जाती तौर पर लगता है कि यूनाइटेड नेशन में जो इन्हें कामयाबी नहीं हुई, उसके बाद जो हुआ कि लेटेस्ट इतलात यही है कि इसमें आप देख लें चाइना, रशिया, सऊदी अरब, यूएई और अजरबैजान, इन्होंने कहा है कि जी ये जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने तजवीज़ दी है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, इसमें वजन है, तो आप इस तरफ आ जाएं। अब हिंदुस्तान का मीडिया भी, कुछ जो अच्छे लोग हैं थोड़े से, वो उनको धो रहे हैं कि भाई आप बगैर किसी सबूत के, एविडेंस के आपने इल्जामात लगाए, तो ये बात तो सही कर रहे हैं। पहले आप कम से कम आप साबित तो करें कि आपका नुक्ता नजर ठीक है, आपकी बात में वजन है। तो हिंदुस्तान वहां से भाग गया। देखिए, एक तरफ जो आप बात कर रही हैं, मीडिया वार में भागे। हमारा चैनल जो इस वक्त मेरा ख्याल है बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहा है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग कर रहा है, सारी दुनिया उसको सराह रही है। इन्हें नहीं भाया, हमने किसी आज तक इंडिया के चैनल को बंद नहीं किया, किसी को नहीं कुछ किया। ये वही बंद कर रहे होते हैं जिनका नुक्ता नजर वीक होता है, जो अपना बयानिया बनाने में नाकाम होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन वॉर में भी मार खा गए हैं, सफारती सतह पे भी मार खा गए हैं, अब ये जुमराट का शिकार है। अब आप देख लें, इनके बहुत सारे लोग तो गाली गलौज करना शुरू कर दिया है। वो सो कॉल पढ़े लिखे भी जो हैं, वो बात ही गाली से शुरू करते हैं, गाली से खत्म करते हैं। लोग कहते हैं कि गाली देना तो पत्थर के जमाने में बुरा समझा जाता था। भाई आपके पास इसमें इशू ये है कि
चलें आप बाहर से आने वाली आवाज़ों को तो पाबंदी सलासल कर दीजिए, लेकिन जो अंदर से, और इस बार तो एहतशाम साहब अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं, चाहे वो भारतीय पंजाब से आवाज़ें उठ रही हों या फिर दीगर रियासतों से आवाज़ उठ रही हों, जिसमें बार बार ये मांग की जा रही है कि सवाल तो कीजिए कि ये 10 लाख फौज रखने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया। एहतशाम साहब, ऑन द कॉन्ट्ररी, आगे जो स्टेट के इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके लिए मोदी साहब जो है वो वहां नहीं गए जहां ये लाशें गिरी, बल्कि वो वहां गए जहां इलेक्शन हो रहे हैं। अब उनसे ये सवाल होना जरूर बनता है कि जो आपने कहा था 56 इंच का चौड़ा सीना लेके मैंने कश्मीर का मसला हल कर दिया 370 हटा के, तो ये तो मसला हल नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि वो तो बहुत ही ज्यादा बैकफुट पे हैं और ज्यादा देर नहीं है कि अब उनकी ये जो झूठ है इसका ये धड़न तख्ता मुकम्मल तौर पे हो जाएगा। देखिए फैसल, मोदी के बारे में ये बात कही जाती है कि तीसरी दफा ये आए हैं। आपने कभी इनको किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा है, किसी मीडिया से इंटरेक्शन करते हुए देखा है? इसलिए करते नहीं कर सकते कि इसलिए कि इनकी बातों में वजन नहीं होता, ये झूठ बोलने होते हैं। ये अपने लोगों को इस तरह अंडर प्रेशर करते हैं कि जो बंदा इनके खिलाफ बात करता है तो ये कहते हैं जी हमें तो पाकिस्तान की दुश्मनी की जरूरत नहीं है, आप तो खुद ही दुश्मन है। ये फौरन अपने लोगों को गैर मुद्दे वतन साबित करना शुरू कर देते हैं। ये इतनी छोटी सोच है इनकी। तो बात एक ही दफा करण थापर को इंटरव्यू दिया था, पहली जब टर्म में आए थे, आपने देखा उस पर 2 सवाल पूछे थे, उठ के चले गए थे, बस 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 भाई आपकी दोस्ती अच्छी है, सवाल जवाब मत करें। तो यही इनका हाल, अमित शाह हो, इनके बाकी लोग हो, वो सारे यही कर रहे हैं। अब सवाल ये कि मीडिया वॉर हारने के बाद, भारतीय सतह पे कुछ ना हासिल करने के बाद, अब ये अपने लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ करने के मूड में है। लेकिन इनको साथ साथ अमेरिका भी बता रहा है और साथ साथ इनके बाकी दोस्त भी ये बता रहे हैं कि देखें ये मिस एडवेंचर करने का आपको बहुत नुकसान होगा। ना सिर्फ ये है कि बदला भी बुरे तरीके से लेंगे, जैसा कि आपने देखा पुलवामा के बाद हुआ। दूसरा ये है कि इंटरनेशनल सतह पे भी आपकी सुर्खी होगी। लेकिन मसला यही है कि जिस जगह वो लेके चलेंगे वो मीडिया आपने देखा। अच्छा देखें फैसल, कॉर्पोरेट मीडिया, 2 बंदे हैं, 2 बड़े टॉप के बिजनेसमैन, अडानी और अबानी, इन दोनों ने 80% कॉर्पोरेट मीडिया खासतौर पर टेलीविजन चैनल खरीद लिए। इवन एनडीटीवी जो थोड़ा सा कहा जाता था इंडिपेंडेंट था, उसको भी इन्होंने खरीद लिया। नतीजातन ये है कि वो सारे के सारे इनसे फायदा उठा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और उन्होंने अपनी मीडिया पॉलिसी ये बना दी है कि जनाब ठीक है, कोई चीज मोदी के खिलाफ नहीं जाएगी। नतीजातन इवन उनके जो आम आदमी को गुफ्तगू कर रहा होता है, सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज कर रहा होता है, उसको धमकी देते हैं, मारते हैं, वकील हो। अभी देखें जो बड़ी सबसे बात अहम हो रही है ना, वो मरकंडे जो चीफ जस्टिस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने ये कहा है कल, उन्होंने परसों कहा, उन्होंने कहा अकल के अंधो, ये सारी बातें करने के लिए कोई अपनी तैयारी की है, आपके पास कोई एविडेंस है, इतनी बड़ी बात कैसे कर दी? अब मुझे लगता है उनको भी मरवा देंगे। एक इंडियन जर्नलिस्ट खातून बड़ी बहादुर है, उन्होंने भी परसों जिस तरह पूरा का पूरा बताया, पुलवामा में क्या हुआ, रूड़ी में क्या हुआ, हर जगह आपने खुद ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया, आमतौर पर लोग कह रहे हैं उसको भी मरवा देंगे। तो ये सारी आवाजें दबाने की बात है मीडिया की, अपना नैरेटिव नहीं है, कुछ कर नहीं पा रहे, नतीजा से हम जो है ना इल्जाम पाकिस्तान पे लगा रहे हैं। अदरवाइज ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया, आई थिंक वो भी सेल नहीं हो पाएगा इन द लॉन्गर रन। आई मीन लाइक लोगों को इतनी आप कितना भी नैरेटिव बेचें और वो नैरेटिव अगर झूठ पर है, मबनी है, और अब आप सच्चाई को छुपा नहीं सकते, सूनर और लेटर यू गेट द राइट न्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रॉम एनी अदर मीन्स, तो आप ये छुपा नहीं सकते। सो पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड ओवर देयर, पीपल आर गेटिंग अवेयर ऑफ व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इन कश्मीर, और इससे पहले भी जितने फॉल्स फ्लैग किए गए हैं। Now when people are aware of the truth, you can't sell the same churn again and again on the media. So I think sooner or later उनके मीडिया को भी ये समझ में आ जाएगी कि ये जो एक शॉक काइंड ऑफ क्रिएट करके और फिर वो इल्यूजन क्रिएट करके जो स्टोरियाँ वो डेवलप कर रहे होते हैं, जो झूठी होती हैं, जिनका सच बाद में निकल कर आता है, लोगों का ईमान और बिलीफ हट जाएगा मीडिया से। दे विल स्टॉप वॉचिंग दिस व्हाटएवर दे आर शोइंग। आई थिंक हट चुका है। देखिए सादिया, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली सेनियर एलिमेंट आर ट्राइंग टू टेल द इंडियन लीडरशिप कि भाई ये जो आप चूरन बेचने की कोशिश करते रहे हैं, ये अब ये खत्म हो गया है। आपको हार्ड फैक्ट्स पे बात करनी पड़ेगी। आपके अच्छे दोस्त इवन अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जिन्होंने आपको आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी करारदाद पे आपने देखा गंदा रोल प्ले सबसे ज्यादा फ्रांस ने किया है। इसके बावजूद हमारे रिप्रेजेंटेटिव मुनीर अकरम साहब ने बड़ा शानदार काम किया। उसमें से आपने देखा जिस तरीके से इसका नाम निकाला गया इस जगह का, फिर जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया, किसी एक को मुद्दे इल्जाम नहीं ठहराया गया।
ये सारी चीजें बता रही है कि जी हिंदुस्तान और फिर भारत को भी थोड़ा नज़र वीक तहम्मुल है। का मुजाहिरा करने का कहा गया कि जज्बाती होकर फैसले ना लें, थोड़ा सांस लें, ब्रीद इन एंड देन थिंक व्हाट यू, या एग्जैक्टली, चिल बैक। वो नहीं करेंगे सादिया। वो हमें जो जिस तरह का हमारा दुश्मन है, जिस तरह की उनकी आपने देख ले थ्रू आउट पॉलिटिक्स है, इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी में एक ही वाजपेयी साहब आए थे जिनके जरिए एक हालात ठीक हो सकते थे। वो तमाम तर आरएसएस की एक्टिविटी लेके और रॉ की कार्रवाइयों को आके लेके जाने के बावजूद वो कहते थे कि नहीं भाई, हमें थोड़ा सा चीजों को ठीक करना चाहिए। अभी तो ये बड़े प्लान तरीके से, जिस अंदाज से आपने देखा मोदी को बिहार का चीफ मिनिस्टर बनाया गया, फिर उसको आपको पता है 8 साल की उम्र थी जब इनको आरएसएस का मेंबर बनाया गया मोदी को। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी परवरिश की गई और फिर यहाँ तक लेके आए, चीफ मिनिस्टर बनाया और फिर आप तीसरी मर्तबा इनको बना दिया गया अपना वज़ीर आज़म। I think India itself is regretting this decision. Most of the India is regretting the decision of letting Modi come back for the third time. यही हो रहा है। और असल बात ये है कि वो सेकुलर चेहरा जो है ना सादिया, वो जितना जिसको कहते हैं उसको नुकसान पहुंचा हिंदुस्तान के, आज वहाँ पे ना कोई अकलियत जिसको कहते हैं महफूज है। आपने देखा 3 सालों में 150 से ज्यादा गिरजाघर उन्होंने तबाह कर दिए। सिखों के साथ क्या किया, इवन छोटी जात के जो हिंदू हैं उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। एक ही बात करते हैं कि जी पूरा इसको कहते हैं कि हम एक हिंदू स्टेट बनाएंगे। और आखिरी बात, इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने अपनी कांग्रेस में, अपनी पार्लियामेंट हाउस में जो सादिया नक्शा बना के रखा हुआ है, उसमें हिंदुस्तान, इवन अपना अफगानिस्तान और आपका श्रीलंका, नेपाल, वो सबको एक ही जगह इकट्ठा किया हुआ है। और ये कह रहे हैं कि ये एक दिन यही जो है ना सारा का सारा जो हम इसको हासिल करेंगे। तो लोग ये बात, उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं। सुनो लेटर दे हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड। अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कॉमिटी ऑफ नेशन में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, आज उनका नैरेटिव दिख रहा है, 1 अरब 30 करोड़ की आबादी है, 400 मिलियन लोगों की एक बड़ी वाइब्रेंट मिडिल क्लास है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लोग ये भी तो कहेंगे ना कि भाई आपकी बातों में तो वजन भी तो होना चाहिए। आप एक ही बात दे के चलेंगे। सारी दुनिया कहती है कि जी आप नेबर नहीं चेंज कर सकते, बैठ के बात करें। आप बात करने के लिए तैयार नहीं। मुशर्रफ ने आपसे बात की कॉम्पोजिट डायलॉग के, आपको याद है 8 सेशन हुए थे, वो भी हमने, वो मेरे ख्याल से बात करने के मूड में नहीं है, बिकॉज उन्होंने जो ड्रामा बनाया है, लेट्स सी कि वो जो जैसे भी ब्रिगेडियर भी कह रहे थे कि हल्की फुल्की ठूठा अगर होती है तो फिर इधर से भी हो जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद था। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, वी आर टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। प्रोग्राम में खुशामदीद। एक ग्रीफ इशू, एक अहम मामला, और वो मामला है ख़ातीन पर होने वाला तशद्दुद। पाकिस्तानी ख़ातीन को जिस पे मसाइल दरपेश हैं, अगर उसको हम डेसिफर करें, डिवाइड करें और प्रोविंस वाइज जाएं, तो हैरत के नाम पर कत्ल होने वाले सूबों में खैबर पख्तूनख्वा पहले नंबर पर आ चुका है। बिल्कुल। इसके अलावा भी फैसल 146 कंट्रीज़ में हमारा 2022 तक 145th नंबर आया था और हमसे नीचे सिर्फ अफ़गानिस्तान था। एंड उसी ईयर अगर हम 2022 की बात करते हैं तो ऐसे केसेस में लाइक ओवर 100% हमने इजाफा भी देखा, इंस्टेड कि ये नीचे आता। खैबर पख्तूनख्वा में कमेटी भी बनाई गई ज़िलाई तौर पर, और उस पर हमने देखा कि जो अपोजिशन फ्रॉम द अपोजिशन ऑफ द असम्बली ओनली, वहाँ से कमेटी भी बनी, मुख्तलिफ इनपुट भी हुए, लेकिन फिर उस पर क्या काम हुआ, वो आगे कहाँ लेकर गए, क्या ख़वातीन के बाद, और फिर वहाँ से उस तौर से रिपोर्ट्स आ भी नहीं रही होती बहुत बार, बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। एग्जैक्टली। तो इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं AIG जेंडर इक्वालिटी KP पुलिस अनीला नाज साहब। अनीला साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। स्टैटिस्टिक्स देखें अनीला साहबा, दादुशुमार देखें, ख़ातीन पर तशद्दुद, गैरत के नाम पर कत्ल के हवाले से पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई दे रहा है। साल 2024 में कितने वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, कितनी गिरफ्तारियाँ इसमें अमल में आई हैं? 2024 में 379 जो है वो कम्प्लीटली केसेस हुए हैं। GBV केसेस है, ऑनर किलिंग है, ये 379 है। और जो एक्यूज्ड गिरफ्तार हुए हैं वो 735 हैं। और इसी तरह रवां साल, क्योंकि 24 ख़त्म हो गया है, जैसे केसेस ज़्यादा हो रहे हैं, तशद्दुद बहुत ज़्यादा हो रहा है इस साल में,
केसेस का जो रेशो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 महीनों का डेटा जितना भी है, तो उसमें 176 केसेस हुए हैं GBV केसेस में भी, और ये जो ऑनर किलिंग है इसमें तो 75 एक्यूज जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जिस तरह रेशो ज़्यादा हो रहा है, हमारे एफर्ट्स भी ज़्यादा हो रहे हैं। जितने केसेस हुए हैं उसी के मुताबिक हमारे जो है वो एक्यूज गिरफ्तार हुए हैं। अच्छा, ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से पुलिस भी काम करी है, मगर अब भी मसला वही पुराना है कि ख़वातीन जो है वो ख़ुद पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आती हैं और आकर उसको रिपोर्ट नहीं करती हैं। क्या मैसेज आपका उनके लिए? मेरा ये पैगाम है कि जो भी आप पे तशद्दुद हो रहा है, जो भी आपके साथ ज़्यादती हो रहे हैं, हम लोग बैठे इसीलिए हैं। हमने जेंडर डेस्क इसीलिए ओपन किए हैं कि आप लोग आवाज़ करेंगे, आप लोग आएंगे, रिपोर्ट करेंगे, तो ही हम आप लोग की मदद कर सकते हैं। हम लोग आप लोग की मदद के लिए बैठे, शुरू से लेके आखिर तक हमारी ये कोशिश होगी कि आप जो भी मसला हमारी तरफ लाएंगे इंशाल्लाह हम आपको नाउम्मीद। और अनीला साहिबा, इसमें एक ये भी चीज़ है कि जब हम बात करते हैं कि नहीं आती ख़वातीन थाने, इसकी वजह थाना कल्चर है। इसी वजह से ख़वातीन आज भी आने से कतराती हैं। सो मेरा सवाल ये है कि पुलिस इस हवाले से क्या इक़दामात कर रही है, क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं कि ख़वातीन थाने से कतराएं नहीं? मैं ख़ुद जो हूँ मैं लकी मरवा से बिलोंग करती हूँ और मेरी पोस्ट जो है वो AIG है। AIG जेंडर इक्वालिटी है और हमने जेंडर डेस्क इसीलिए ओपन किए हैं। जितने हमारे KP में जेंडर डेस्क है, वुमेन कंप्लेंट सेल है, ये बहुत मेन रोड्स पे हैं और यहाँ पे हमने ट्रेन लेडीज़ बिठाई हुई हैं। जो भी केस आता है वो हमारी लेडीज़ वहाँ बैठी होती हैं। वो लेडी जो भी रिपोर्ट करने आती हैं वो पहले लेडी के पास जाती हैं, उनसे बिठा के उनका कम्प्लीटली जो भी उनके साथ वाक़या हुआ होता है वो उनको बयान कर सकती है, क्योंकि लेडीज़ को जब भी कोई मसला होता है लेडी ही बेहतर समझती हैं। तो ट्रेन लेडी हमारे पास बैठी होती हैं, वो उनके पास आती हैं, उनका मसला सुनती हैं, हम रिपोर्ट करते हैं। अगर उनको लीगल ज़रूरत है, मेडिकल की ज़रूरत है, कहीं तशद्दुद में वो ज़ख्मी हुई हैं या कुछ हो, तो हम कम्प्लीटली उनका मेडिकल करवाते हैं। फिर अगर उनको लीगल एड की ज़रूरत होती है हम लीगल एड करवाते हैं। बाज़ ऐसे केसेस होते हैं कि वहीं पे हम लोग उनका पैचअप करवाते हैं। दोनों उन लोगों को बड़ों को बुलवा लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, मसाइल हल करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनीला साहिबा, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। फैसल, मुझे ऐसा लगता है कानूनी तौर पर भी लूप होल्स बहुत है, तो लोग आते तो हैं, रिपोर्ट करते हैं, लेकिन चूंकि फिर कानूनी तौर पर उनको वो तकवीयत नहीं मिलती, बल्कि उनके लिए वो और ख़तरा पैदा हो जाता है, टू गो बैक टू सच पीपल। तो वो बेचारे डर जाते हैं कि चीज़ें इससे वर्स हों, इससे बेहतर है कि हम खामोशी रहें, लेकिन खामोशी किसी भी चीज़ का इलाज नहीं है। चलिए अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे, टॉक अबाउट मोर अबाउट हेल्थ रिलेटेड इशूज़। क्या है मसला, एक ब्रेक के बाद जानिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग अगेन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन वीक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है और इसी हवाले से जो वैक्सीनेशन है उसकी कैंपेन्स के दौरान बच्चों की हिफाजती वैक्सीन समेत आवाम को जो हेल्थ के हवाले से भी बताया जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है और किस तरह से उनको फैसिलिटेट किया जा सकता है, इस हवाले से भी आगाही दी जा रही है। अच्छा, द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान इज़ कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो हमारी बेहतरी के लिए होती है हम उस पर बहुत सारे सवाल उठा देते हैं कि कहीं इसके ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या फिर ऐसा भी होता है कि अगर ये हमें फ्री मिल रहा है तो अरे ये हमें फ्री क्यों मिल रहा है, कहीं दुनिया हमारा DNA चेंज करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। तो खैर दुनिया हमारा DNA चेंज करके क्या ही कर लेगी। हमारे साथ एक भी है कि हम किसी की टेस्ट ट्यूब तो नहीं है। यस, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत फनी चीज़ें जो आपको सुनने को मिलेंगी, लेकिन इससे ख़तरनाक कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप खामखा किसी की सुनी सुनाई बात पे अपनी आने वाली जनरेशन के साथ खिलवाड़ करें। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर फरहान ईसा साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू। प्लेजर होस्टिंग यू। सो डॉक्टर साहब, ये इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है, इससे हट के भी
हम हर 3 महीने पे गालिबन वी आर रनिंग आफ्टर द पोलियो, ये सारा चीज़ हम कर रहे होते हैं। सो पहले तो ये इम्यूनाइजेशन वीक कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या कवर कर रहा है, लोगों के ज़रा इन्फॉर्मेशन के लिए बताइए। देखिए ये जो है ना ग्लोबली बनाया जाता है फ्रॉम 24 अप्रैल टू 30 अप्रैल, और इसका इस दफ़ा की थीम ये है कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल इज़ ह्यूमनली पॉसिबल। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको पता है जब से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई है 1970 से, तो 150 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो लाइफ्स जो हैं वो सेव हुई हैं। सिर्फ मीज़ल से ही जो है वो अराउंड 60% लाइफ सेव हुई हैं। और वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़। बचाव का एक ही तरीका है, वो वैक्सीनेशन है। और यकीन माने हमारे मुल्क में भी दुनिया से ग्लोबली एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चल रहा है जो 12 मोहल्लिक बीमारियों के ख़िलाफ़ है। डिफ्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, मीज़ल्स, मम्स, रुबेला, डायरिया के लिए, पोलियो एंड जो है ये जो सारा, और मेनिंजाइटिस वगैरह के ख़िलाफ़। और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ्री है। यकीन माने 15 से 20 हज़ार पर डोज़ लगता है लोग बच्चों को, जो कि फ्री गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी दे रही है। और इसमें बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ भी हैं। इसी तरह से अब हर्पीज़ ये जो है की भी वैक्सीन आ गई है। एंड देन देयर इज़ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो औरतों में सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। अब बहुत सारे ऐसे जरासीम हैं जो कैंसर भी कॉज करते हैं, और इसकी वजह से आप समझें कि एक मिनट में 6 से ज़्यादा ज़िंदगियां जो है ना वो बच रही हैं, ख़ासतौर पे जो 1 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन, हम लोग ना हमेशा ही देखते हैं हॉस्पिटल बना लें, मेडिकल ट्रीटमेंट्स बना लें, उसमें लोग बीमार भी रहते हैं, ख़र्चा भी होता है, गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी पूरा पैराडाइम, हेल्थ मिनिस्टर जो आए मुस्तफ़ा कमाल साहब की वजह से ये हो रहा है कि प्रिवेंशन पे काम किया जाए और लोग बीमार ही ना हों और लोगों की वेलनेस पे काम किया जाए। एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन के बारे में जैसे आपने कहा इतनी सारी र्यूमर्स हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह, विच आर ऑल एब्सर्ड, यू नो, आई विल टेल यू। मैं आपको बताऊं कि मैं इन्फेक्शियस डिजीज़ स्पेशलिस्ट हूँ, हार्वर्ड से ट्रेंड हूँ यूनिवर्सिटी के साथ। यकीन माने मैं इतना सरप्राइज़ हूँ 2 बातों से। पहले तो मैं बताता चलूँ कि वैक्सीनेशन सिर्फ बचाती हैं, कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होता। लेकिन इतनी सरप्राइजिंग एक और बात है हमारी सोच की कि जब कोविड आया और उसकी वैक्सीन से ही सब लोग बचे और ये प्रॉब्लम सेटल डाउन हुआ। और पोलियो के बारे में भी बहुत बात होती है। आप यकीन माने आज तक किसी ने मुझे किसी इंटरव्यू में ये नहीं पूछा कि वैक्सीन लगाने से मेरे बाल तो नहीं गिर जाएंगे, वैक्सीन लगाने से मेरी आंखें तो अंधी नहीं हो जाएंगी, मुझे सुनने की जो सलाहियत है वो तो नहीं चली जाएगी, मेरे दिल की धड़कनें, मेरा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं होगा, मेरा किडनी स्टोन है वो प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। ये किसी को बॉडी की स्किन की प्रॉब्लम नहीं, कोई चीज़ नहीं पूछते, स्ट्रोक तो नहीं हो जाएगा, खुदा न खासा कुछ नहीं होता। एक ही पाकिस्तानियों को एक कॉन्सेप्ट पहचा हुआ है कि बच्चे पैदा नहीं हो सकेंगे। I'll tell you, और जिस वक्त मैं आपको बताऊं पोलियो की जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, आसफा भुट्टो को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लगाई थी। और यकीन माने अगर आप बाद से अब तक देखेंगे कि बच्चों की तादाद कितनी हुई तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मुझे तो कभी कभार खदशा होता है ये उल्टा ही असर ना करे। जी। तो ये भी I'll tell you कि इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो है ये सेफ़ है कि नहीं है, हज़ारों लाखों लोगों को दिया जाता है। अच्छा, एक आपने जो बात की ना कि पोलियो की जो वैक्सीन हो रही है, देखिए पोलियो की जो वैक्सीनेशन है पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो रह गए। क्या पाकिस्तान, इवन अफ्रीका हैज कम आउट ऑफ इट। आई विल टेल यू, यू नो, नाइजीरिया वाज द लास्ट वन। और आई विल टेल यू कि आप सोचें कि क्या हम ही अकेले मुसलमान मुल्क हैं। जब सऊदी अरेबिया में आप उतरते हैं ना, उम्रा के लिए जाएं या हज के लिए जाएं, सबसे पहले वो एडल्ट्स को भी जो है ना पोलियो ड्रॉप्स पिलाते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन और बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वहाँ जब हमारी ऐसी कोई ज़रूरत आ जाती है कि जहाँ पर हमारी एंट्री बंद है, आप नहीं कराएंगे, यू कांट एंटर, देन वी गेट इट डन क्वाइटली। Yes. And happily. So I'll tell you कि अब देखिए ना बच्चे जो अपाहज हो रहे हैं वो कितना बड़ा चैलेंज है। जिनके बच्चे अपाहज हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन ना कराने के बाद, उनसे आप पूछें, हज़ारों ऐसी स्टोरीज़ थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम बहुत कम नंबर पे आ गए हैं और इंशाल्लाह ताला लोग अगर विजडम होंगे और आप जैसे अच्छे प्रोग्राम्स होंगे, लोगों के आगाही के होंगे, सो आई थिंक ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देंगे। एक और बात बताऊँ, अगर पोलियो नहीं ख़त्म हुआ 2-3 साल में पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनल ट्रैवल बैन्स लग जाएंगे पाकिस्तान को कि वो ट्रैवल ही लोग नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया में अब वैक्सीनेशन ख़त्म हो गई है ना, तो वो एक्सपोज नहीं करना चाहते अपने बच्चों को। अच्छा डॉक्टर साहब, अब द सिचुएशन इज़ के बहुत बात हमने इस पर की है और हमें जो एक चीज़ खुल के सामने आई, हम तो ये समझते थे हो सकता है रूरल सेटलमेंट्स में क्योंकि लिटरेसी नहीं है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हिंड्रेंस होगी अगेंस्ट दी वैक्सीन। नो,
इट्स द अर्बन पॉपुलेशन, शहरी आबादी में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पढ़े लिखे लोग जो है वो तशवीश का इज़हार कहते हैं हुकूमत कर रही है तो कुछ गलती कर रही होगी, फ्री में दे रही है तो ठीक नहीं होगा। सो ये लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है कि भाई इट्स नॉट अबाउट सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट, इट्स अबाउट द होल वर्ल्ड जो आपको देख रही है और वो चाहती है कि आप वैक्सीनेट हो ताकि आप वो कैरी ना करें वायरस जब आप उनके दुनिया के हिस्से में जाए। अगर आपको इतना शक है फैसल तो जाके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से पैसे देकर लगवाने वो वैक्सीनेशन, गेट इट सॉर्टेड। मुझे नहीं है। एक और चीज़ जो है ना, आपकी जो बात बिल्कुल सही है कि जो है वो एक तो हमें अपनी गवर्नमेंट पे भी ट्रस्ट होना चाहिए, मतलब चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क ऑल्सो। जैसे मैंने आपको अभी कहा कि फेडरल हेल्थ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव कर रहे हैं। हमारे सिंध में इरशाद सोडर हैं जो EOC को लीड करते हैं, डॉक्टर अजरा पिचू हों, दे आर डूइंग आउट ऑफ द वे। अभी जैसे हफीज़ ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन आई है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर वीमेन टू टेक इट। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, वो ये है कि हमें जो है ना र्यूमर्स और व्हाट्सएप पे जो गलत मैसेजेस हैं ना वो भी नहीं फैलाने चाहिए। आई टेल यू, जो है सनामुखी का जैसे कोविड में फैला था, हम कोविड में आर्मी ने जो फर्स्ट कोविड सेंटर पाकिस्तान में जो बना वो कराची एक्सपो सेंटर में था, फील्ड आइसोलेशन सेंटर कराची में बना। यकीन माने उसका बेस्ट रिजल्ट थे और उसमें कुछ पेशेंट शुरू में ठीक नहीं हो रहे थे, तो पता चला सनामुखी खा रहे हैं और उससे वो डायरिया हो जाता है। डायरिया होने के बाद जो है उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थी और उनकी बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ तो हमने संभाल लिया लेकिन बाहर इंतकाल हो गया। तो प्लीज़ ऐसे मैसेजेस जो आप लोगों को नॉलेज में नहीं है, कंफर्म नहीं है, ऐसे ही रैंडमली व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, आई फील दिस इज़ क्रिमिनल। ये व्हाट्सएप की ये जो इलीगल अनएजुकेटेड लोगों को, जो मैं समझता हूँ एजुकेटेड को अनएजुकेटेड में कन्वर्ट कर रही है ना यूनिवर्सिटीज़, वी नीड टू स्टॉप देम। और ये मिस इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में, बहुत सारे लोग जिन्होंने सनामुखी खाए वो उनको इलेक्ट्रोलाइट का भी नहीं पता कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। So this is the thing that I have spoken to people and they don't know what are electrolytes, कैसे बनते हैं, किस तरह से होते हैं, हमारी बॉडी से कम कैसे हो रहा है। This is, but I am concerned about measles। अभी भी अंदरूनी सिंध हम जब जाते हैं, माल नरिश बच्चे होते हैं, उनका अपना इम्यून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। अगर वो मीजल सर्वाइव कर भी जाते हैं तो उनका इम्यून इतने बुरे तरीके से मीजल डैमेज कर देता है। आई रियली वांट टू नो वेयर आर वी विद मीजल वैक्सीनेशन इन इंटीरियर सिंध। यानी मीजल्स वैक्सीनेशन जो है वो तो मैं जैसे आपको बताया ना कि बहुत सबसे ज़्यादा जो लाइफ सेव हुई हैं, अराउंड आप समझिए 100 मिलियन वो मीजल्स वैक्सीनेशन से अलोन हुई हैं। और मीजल वैक्सीनेशन बहुत ही खसरा जो बीमारी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने दो चीज़ों को एड्रेस किया, एक तो जब आप अगर आपकी इम्यूनिटी कम भी होगी और आप वैक्सीनेशन लगाते हैं तो ऐसे बच्चों को और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एक आर्मी बन जाती है बीमारी से प्रोटेक्ट करने के लिए। जिनकी न्यूट्रिशन अच्छी होती है और वेलबींग अच्छी होती है उनके अंदर ख़ुद भी क़ुव्वत मुदाफ़ियत काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन उनको भी वैक्सीनेशन लगाना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है ना वो है एंटीबायोटिक का मिसयूज़। इतना ज़्यादा एंटीबायोटिक हम खाते हैं टॉफ़ियों की तरह, 2 दिन खा ली 3 दिन खा ली, गला ख़राब हुआ, मदर ने खाई थी, मदर ने कहा तुम भी बेटा खा लेना। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो एक चैलेंज आ रहा है ना, अब वो एंटीबायोटिक काम ही करना छोड़ दिए और उसके लिए भी वैक्सीनेशन हुई। वो क्या हुआ कि हैदराबाद के अंदर टाइफॉइड का आउटब्रेक हुआ जी, नो एंटीबायोटिक वॉज वर्किंग ऑन दैट जर्म, ड्रग रेजिस्टेंट, इतना ड्रग रेजिस्टेंट हो गया था, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट, के उसके लिए भी गवर्नमेंट को टाइफॉइड वैक्सीनेशन से लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ा कि अगर टाइफॉइड हो जाएगा तो इलाज ही नहीं है। सो यानी वैक्सीन की बहुत ज़्यादा रोल्स हैं। फिर इसी तरह टेटनस है, कोई सुई लग जाए, कोई कील लग जाती है, उसमें लगना ज़रूरी है। ये सब चीज़ें डेथ कॉज कर सकती हैं। आई टेल यू, मैं समझता हूँ ये अल्लाह की ब्लेसिंग है कि वैक्सीनेशंस आर इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। और उम्मीद करते हैं कि वो तमाम तर अफराद के जिनके अभी भी वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई इशूज़ थे, उन्होंने डॉक्टर साहब की बात सुन ली होगी, समझ ली होगी। और अगर अभी भी कोई इशू है तो फिर जैसे सादिया ने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ फ्री मिल रही है और आपको डाउट है तो वो पैसे देके ख़रीद लीजिए, शायद फिर आपको उसका अंदाज़ा हो जाए कि हाँ ये ठीक है। Hey, we have to take a break. See you after this. एक मरतबा फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया बोल है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े रहने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अब अच्छा गुजर रहा होगा। एक और अहम मामला और अच्छी बात यह है कि खुश असलूबी से ये मामला आगे बढ़ा और हल हुआ। दरिया सिंध से कनाल्स का मामला हल हो गया है। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में हुकूमत ने कनाल मनसूबा
ख़त्म करने का ऐलान कर दिया और इस एलामिया के मुताबिक नई नहरों के मामले पर एक्निक की 7 फरवरी की मंजूरी मनसूख कर दी गई। बिल्कुल जी, और फेडरल ने फैसला किया है कि इत्तेफाक राय के बगैर वो बिल्कुल भी इस मामले के ऊपर आगे नहीं बढ़ेंगे और जो भी इबाहम है, जो भी मुश्किलात हैं, उसको ख़त्म किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहबा सुबह बखैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो चलिए, बहुत ही अच्छा हो गया कि ये तमाम तर मामला, क्योंकि हम देख रहे थे कि इसमें एहतजाज के भी मामलात हो रहे थे और बल्कि अभी भी जारी हैं, मैं उस पर भी ज़रूर आऊँगा, बट प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको सिर्फ पॉज पे डाला गया है। तो इस हवाले से थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अगर आप देना चाहें तो प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग टू ऑल द बोल्ड व्यूअर्स। नहीं जी, जो हमने वादा किया था सिंध के अवाम से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह कहा था कि वो सिंध के हुकूक पर किसी को कभी डाका नहीं डालने देंगे, एंड स्पेशली वाटर जो हमारी लाइफ लाइन है उस पे तो हम ये सोच ही नहीं सकते थे। जो आपने खुद अपने इंट्रो में जैसे कहा कि 7 फरवरी को एक्निक की एक मीटिंग हुई थी 2024 को, इलेक्शन से बिल्कुल एग्जैक्टली 1 डे बिफोर, और उसमें इस मुआहदे की मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया था सीसीआई की मीटिंग से कि अगर सीसीआई इसको वो करेगी, अप्रूव करेगी, तो ये मंसूबा काबिल अमल होगा। कल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है जो वो प्रपोजल था, तो कम्प्लीटली ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है। और साथ में मैं ये भी बताती चलूँ कि जो इरसा का सर्टिफिकेट पंजाब को जारी हुआ था कि जी उनके पास एक्स्ट्रा वाटर है, वो भी कैंसिल कर दिया गया है। और सिंध के अवाम के लिए ये बाइसे मसरत का दिन है, खुशी का दिन है कि उन्होंने उनकी पीपल्स पार्टी की क़यादत ने उनका मुकदमा लड़ा और हम फतहयाब हुए, हक सच की जीत हुई। जो हम कह रहे थे कि सिस्टम में पानी कम है, पानी नहीं है, उसको फेडरल गवर्नमेंट ने समझा। आई थिंक वैसे ये बहुत गई है। एक चीज़ ये हुई कि इत्तेफाक हो गया इसके ऊपर, और मेरे ख्याल में पॉलिटिकली जब हम मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं और वो प्रेशर इन अ पॉजिटिव सेंस बिल्ड किया जाता है, मसले की तह तक जाने की कोशिश की जाती है, अपनी बात कम्युनिकेट की जाती है डायलॉग के थ्रू, तो व्हेन वी कम टू द सॉल्यूशन इट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज सिंध के लिए वाकई वो जो तमाम तर रिजर्वेशंस थी, कराची वालों को ऑलरेडी इतनी मुश्किलात हैं और मेरे ख्याल में वो और बढ़ जाती। सो आई थिंक इट्स अ अच्छा, अब इसमें सादिया साहबा एक और चीज़ ये भी है कि हम ये देख रहे हैं कि ये इशू हल हो गया है, और इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ मुराद अली शाह साहब ने भी, उससे एक दिन पहले शर्जील मेमन साहब ने भी, वो तमाम तर जो एहतजाजी लोग थे उनसे कहा है कि जी अब अपना एहतजाज ख़त्म करें। उसके हवाले से क्या अपडेट है? बिकॉज कराची के सबअब्स में हदीद हो गया या दीगर इलाके हो गए, वहाँ पे एहतजाज था। फिर ये कि हमने ये भी देखा कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स वाले बेचारे वो भी परेशान थे। बकरीद आ रही है और वो जो माल ला रहे थे, मवेशी ला रहे थे पंजाब से और दीगर जगहों से, उनके ट्रक 4-4 दिन तक खड़े हुए थे। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन ओवर देयर? क्या उनसे बातचीत हो गई है एहतजाजी लोगों से? क्या वो उठ गए हैं वहाँ से? जी, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी बात बता दूं कि रात को मुख्तलिफ मकामात पर जो कौम परस्त और बाकी सियासी जमातों ने धरने लगाए हुए थे, वो तो रात को ही उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जो सबसे बड़ा वकीलों का धरना लगा हुआ था, वो भी सुबह 9 बजे वकला बरादरी ने ऐलान कर दिया है। इस वक्त तमाम धरने ख़त्म हो गए। जाहिर सी बात है 10 दिन से रोड रास्ते बंद थे, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रैफिक का ब्लॉकेज था। तो अब उसको नॉर्मलाइज होने में 24 आवर्स तो डेफिनेटली लगेंगे, लेकिन इस वक्त एहतजाज और हर चीज़ ख़त्म हो गई है। इस वक्त किसी जगह एहतजाज नहीं है और रोड रास्ते खोल दिए गए हैं। सादिया साहिबा, ठीक है कि ये मामला खाम और तफहीम से हल हो गया, सारी बातें ठीक है। मैं अब अगला सवाल जिस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ,
भारत ने धमकी दी पानी बंद कर देगा, वो अगले 20 साल तक तो कर नहीं सकता, लेकिन देखिए एक डिज़ाइन उनका सामने आ गया कि वो करना क्या चाहते हैं। नाउ कमिंग टू आर फैक्चुअल पोजीशन के जहाँ पे सिंधु में पानी कम से कमतर होता चला जा रहा है। अभी हम चलें जाके देखें तो हैदराबाद सब क्रॉस करें तो रिवर बेड जो है वो उस वक्त नज़र आ रहा है। सो सादिया साहिबा, सिंध हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है आगे आने वाले दिनों में, जो पानी की कमी होती जा रही है उसको एड्रेस करने के लिए? क्या अभी आप लोग सोच रहे हैं या अभी इट्स जस्ट द कैंसिलेशन, वी आर हैप्पी एंड देन आगे देखा जाएगा? नहीं जी, नहीं ऐसी बात नहीं है। सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ सबसे बड़े पैमाने पर वाटर लाइनिंग की जा रही है। केप कैनाल्स में या जो इरिगेशन सिस्टम है उसकी लाइनिंग की जा रही है ताकि वेस्टेज ऑफ वाटर रोकी जा सके। एग्रीकल्चर को मॉडर्न लाइंस की तरफ जिसमें कि ड्रिप इरिगेशन इज़ मोर फेमस, कि जिसमें पानी कम इस्तेमाल होता है और पैदावार ज़्यादा हासिल की जाती है। तो सिंध में एग्रीकल्चर को, और दूसरी बात ये कि सिंध वो वाहिद सूबा है जहाँ छोटे डैम्स पे काम हो रहा है। थर पार्कर में छोटे डैम्स बनाए गए हैं। मज़ीद छोटे डैम्स बनाए जाएंगे ताकि पानी को स्टोर किया जा सके और पानी का जो यूजेज है, जो ज़ाया मतलब हम कहते हैं कि जो पानी ज़ाया हो रहा है वो ना। अच्छा, एक तो वाटर शॉर्टेज जिसके लिए आप ये कह रहे हैं कि हम इकदाम उठा रहे हैं। हाउ अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर? हम देख रहे हैं कि चाहे वो हैदराबाद हो और दीगर शहर हो और फिर कराची खुद हो, यहाँ पर लोगों को पानी की किल्लत का सामना है। एंड देयर वर सम प्रोग्राम्स दे वर डिज़ाइंड कि वो आने वाले सप्लाई को बेहतर बनाया जाएगा, लोगों के घरों तक लाया जाएगा। आर वी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट? क्या टारगेट्स हुकूमत ने सेट किया है? कब तक एक्सपेक्ट किया जाए कि हम उस पॉइंट पर आ जाएंगे जहाँ पर लगेगा कि हाँ ठीक है, पीपल आर गेटिंग वाटर इन देयर हाउस एंड दे डोंट हैव टू गो फॉर द टैंकर ऑप्शन एनीमोर? मैं आपको ये बताऊं कि कराची में बिल्कुल पानी की शॉर्टेज है। कराची को 1200 MGD पानी की ज़रूरत है, लेकिन कराची को सिर्फ मिलता है 550 MGD वाटर। जो हब डैम से कनाल आ रही है जो 1960 में बनाई गई थी, वो इस वक्त सिर्फ कराची को 50-55 MGD पानी देती है। तो सिंध गवर्नमेंट ने एक नई कनाल उसके साथ ही बनाई है और ताकि 100 MGD पूरा पानी आए। फिर जो फेडरल गवर्नमेंट का मंसूबा है K4, उसके तहत जिस पे काम तेजी से हो रहा है, वो जो है वो उससे हमें 260 MGD वाटर मिलेगा। तो ये इन 2 प्रोजेक्ट्स पे तो काम हो रहा है और बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। कराची के पानी की शॉर्टेज में कमी आएगी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट करनी होगी कि जो हब डैम की वो दूसरी कनाल है जिसको हम बंद करेंगे और वो जो नई कनाल चलेगी उसको हम रिपेयर करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट से कहेंगे कि हमें हब डैम से हमारे पानी का के हिस्से में इजाफा किया जाए, 100 MGD का इजाफा किया जाए, ताकि जो वो पुरानी लाइन है जब हम उसको रिपेयर कर सके तो वो भी पानी कराची को पहुंच सके। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया सादिया जावेद साहिबा, आप थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और खातून हज़रात, सादिया जो हैं वो रोज़ाना रनिंग करती हैं ना, आई नीड टू डू दैट एज वेल, मुझे बहुत ज़रूरत है करने की, लेकिन क्या करें, वक्त ही नहीं मिल रहा, बहुत तल्ख है। अगर ये जो चांद का डिस्टेंस, ये जो वी टॉक अबाउट कि चांद का डिस्टेंस इज चेंजिंग फ्रॉम द अर्थ, और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में अब 24 के बजाय 25 घंटे का दिन हो रहा है। तो क्या करें, रिपोर्ट के चांद पे हल बता रही हूँ। तुमने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा आवर, I'll utilize it for my sleep, ठीक है। लेकिन देखिए, जिनकी नियत होती है ना वो कुछ भी कर जाते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है फैसल शफी। फैसल शफी ने इतना ज़बरदस्त काम किया है, फैसल शफी किसी तारीफ के मोहताज है नहीं। पाकिस्तान के अक्लेम्ड मैराथन रनर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग टोक्यो, बर्लिन, शिकागो, न्यूयॉर्क, हर जगह मैराथन किए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन इस बार फैसल ने
एज द नेम गोज फैसल, क्योंकि फैसल यूनिक काम ही करते हैं। तो इस बार फैसल साहब ने शलवार कमीज़ में यानी पाकिस्तान का नेशनल ड्रेस, पाकिस्तान की प्राइड पहन के और मैराथन जो है वो कंप्लीट किया, रिकॉर्ड अपने नाम किया। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। वेलकमिंग फैसल टू आवर शो। फैसल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत 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 मुबारक हो आपकी इस अचीवमेंट पे। ऑब्वियसली आपके पास इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, सो यू नो दिस इज़ वन एडिशन, बट ये ख्याल टू रन अ मैराथन इन शलवार कमीज़, ये just walk me through what happened, how this idea came up, what happens in this race, what were the other candidates? Actually ये कोई 8 से 10 महीने पुरानी बात है। हम लोग एक्चुअली मैराथन की प्रिपरेशंस करते हैं तो अर्ली मॉर्निंग यूजुअली फेज 8 की साइड पे, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है तो वहाँ पे हम रन कर रहे होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि रन करने के बाद ना हम लोग ऑफ कोर्स जब वापस जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा एक कुरंगी क्रीक के पास कुरंगी वाला एक ब्रिज बना हुआ है, नया जो अभी बना है, जो हमें कयूमाबाद से कनेक्ट करता है। आई यूजुअली टेक वो वाला रूट। तो वहाँ पे मैंने देखा था कुछ लड़कों को, दिस वाज अबाउट 8 मंथ्स अगो, वहाँ पे वो शलवार कमीज में ना जो उन्होंने जॉगर्स पहने तो सिर्फ भाग रहे थे। तो मैं वहाँ रुक के ना, क्योंकि मैं कोई भी भाग रहा होता है, क्योंकि मेरा एक्चुअली रनिंग एक थेरेपी भी है मेरे लिए, तो मैं हमेशा रुक के पूछता हूँ। मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि बस हम लोग ना सुबह ही सुबह ऐसे ही यहाँ पे ना भाग रहे होते हैं। तो वहां से बस मैंने उनको काफी थोड़े से जरा टिप्स वगैरह दे के मैं निकला, और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि यार शलवार कमीज में भाग सकते हैं, क्योंकि वो ड्रेस जो है ना बड़ा स्ट्राइकिंग था। तो और शलवार, फिर दानिश ऑब्वियसली मेरे साथ बॉस्टन कर रहे थे और वो उन्होंने 6 स्टार्स अपने कंप्लीट किए हैं अभी। तो मैंने दानिश से ये आइडिया शेयर किया। दानिश ने कहा कि यार असल में ऐसा ना हो कि इसको कोई गलत उसमें लें लोग और ऐसा करें। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आई थिंक एक बहुत अच्छी बल्कि फैसल आप लोगों ने तो पाकिस्तानी ड्रेस को प्रमोट किया है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड एक्चुअली, यू नो। तो व्हेन समबडी इज गोइंग टू आस्क कि किस नेशनल ड्रेस के अंदर कोई रन अराउंड कर रहा है, इट्स पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तान's ड्रेस। या जी, तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि जी ऑलरेडी 2 साल पहले एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट हुई थी 4 घंटे में इसको कंप्लीट करने की, और दैट वाज आई थिंक बाय एन इंडियन नेशनल टोरंटो में। वो कर नहीं सके थे फॉर सम रीजन, आई थिंक वो कुछ प्रॉब्लम था या शायद कोई और था, वो हुआ नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको इसके अंदर करना होगा। तो हमने एक 3 घंटे 45 मिनट का उनको टाइम दिया। फिर वो सारी डॉक्यूमेंटेशन 6-7 महीने तक चलती रही। शलवार कमीज का डिजाइन आया। अच्छा, अब वो शलवार कमीज जो है वो एक प्रॉब्लम ये थी, कभी हम भागे नहीं थे, और जाने से एक दिन पहले शलवार कमीज हम तक पहुंचा। तो वो एक बड़ी अनसर्टेनिटी थी। हम यूएस पहुंचे, फिर वो आजकल इमिग्रेशन का बड़ा वो चल रहा है, ऐसा खैर कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र था, दे वो वेरी रिस्पेक्टफुल, और बहुत आराम से वी वर थ्रू। एंड वहां पहुंच के फिर हमने ना एक दिन पहले उसे जब पहना, तो वहाँ पहन कर जो है, जब हम रोड्स पे वहाँ पे फिनिश लाइन के आसपास वो एक थोड़ा सा एग्जीबिशन हो रहा होता है मैराथन का, वहाँ जब हम पहुंचे तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो हमारे पास आके ना वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यार आप इसमें भागेंगे? तो फिर उन्होंने पूछा ये क्या है? तो मैंने कहा ये हमारा नेशनल ड्रेस है। तो फिर वो इंटरनेशनल मीडिया भी था, उन्होंने कहा हम आपको कवर करेंगे, हम आपको कवर करेंगे, हम आपको, दिस इज सच अ बिग थिंग। और ऑटोमेटिकली ना वहाँ से एक मोटिवेशन और एंथुसियाज्म बढ़ गया एकदम से, और वो पाकिस्तान का हमारे पास झंडा भी था। मैसेज भी सेंड हुआ है ना। अच्छा, नहीं बात पॉजिटिव मैसेज की नहीं है, बात यह है कि आपने नलिफाई किया है उस प्रोपेगेंडा को कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्मों में होता है कि अगर कोई यू नो, आप समझ रहे हैं ना, कि वो सुरमा लगा के, टोपी लगा के और एक वो करके शलवार कमीज, यानी कि शलवार कमीज को उन्होंने एक नेगेटिव कॉनिटेशन दी है बॉलीवुड ने, और आपने उस नेगेटिव कॉनिटेशन को सिर्फ एक कन्फाइंड उनकी बाउंड्रीज तक है। बाहर ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है। बाहर पाकिस्तान को बहुत इज्जत देते हैं एज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड नेशन। और जब हम भाग रहे थे, जब 50,000 1 लाख गोरे जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, तो वो हमारा मकसद वहाँ हो चुका था, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो चुका था। जब गोरे साथ भाग रहे थे और साइड लाइन्स पे खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे और वो सब कर रहे थे, तो वहाँ पे इट वाज अ गोल अकम्प्लिश्ड। लिटरली हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। दानिश बहुत इमोशनल हो गए थे। फैसल, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, बहुत से लोग जो स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि जी अब हम शॉर्ट्स पहने ताकि हमें रनिंग में मसला ना हो। आई एम टॉकिंग एज एब्सोल्यूट लेमैन। अब शलवार कमीज जो है, अब उसमें अगर कोई बंदा भाग रहा हो तो जहन में आता है कि यार
नीज फंस रहे होंगे, अनकंफर्टेबल होगा, या फिर वो एयर पास ऑन नहीं हो रही होगी। सो आप लोगों ने इसको कैसे मैनेज किया? अच्छा, ये जब एक दिन पहले ही आया था तो हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम यही थी हमें था कि यार हम भागेंगे कैसे इसमें, क्योंकि बॉस्टन जो है वो कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, और उस दिन पर्टिकुलरली बहुत गर्मी थी। मेरे भी, दानिश के भी स्किन जो है वो अभी भी आधी बर्नट है, तो क्योंकि वो गर्मी बहुत थी, धूप बहुत थी और हवा बहुत होती है। अब जब गर्मी का तो फिर भी इलाज है, हवा जो होती है ना, और शलवार कमीज है तो आपको पता है कमीज और वो एक्टिव वेयर था तो वो एक भारी कपड़ा था। लेकिन जब हमने भागना शुरू किया है ना, तो वो भागते भागते जब वो एकदम से लेफ्ट राइट से पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाजें आ रही थी ना, तो वो उस वक्त वो इतना कंफर्ट जोन में हम लोग आ चुके थे कि वो एक बंदा एक दूसरे जोन में चला जाता है ना, इट वाज अ कंप्लीटली कंफर्टेबल रन। और हमारा, मैं ये कहता हूँ कि नेशनल ड्रेस है अब मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं, एक हमारा एक इवेंट है छोटा सा कराची में अभी 5K का, एक 8 साल की बच्ची है, उनकी मदर यहाँ ट्रेनिंग करती हैं जिम में, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी 8 साल की, वो कह रही है मैं शलवार कमीज में ना फैसल अंकल की तरह 5K जो है भागूंगी। क्या बात है। तो दैट्स आई थिंक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट गोल है कि अच्छा फैसल, मैं आपको एक बात बताऊं, सिंस अभी व्हेन वी वर इंट्रोड्यूसिंग यू इन आवर शो, तो उस वक्त फैसल मुझसे कह रहे थे दैट आई रन, आई टेल यू मेरे लिए भी रोज़ ये पॉसिबल नहीं होता दैट मैं पार्क के ट्रैक पर जाऊं, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। आई हैव किड्स एज वेल, कभी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा होता है, एंड देन आई हैव टू रन ऑन प्लेसेस जहां पर लोगों के लिए ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं अपने रनिंग ड्रेस के अंदर रन अराउंड करूं। तो मैं भी सर पे टाइट दुपट्टा बांध के और शलवार कमीज में रन कर रही होती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, थिंग इज बिल्कुल आपका आप व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी इज टू टेक केयर ऑफ माय हेल्थ, और मेरे ख्याल में ये मैसेज सेंड होना चाहिए वाइड एंड आउट एंड लाउड कि भाई व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज योर हेल्थ is completely comfortable। ये आपकी अपनी प्रायोरिटी के ऊपर है, बिल्कुल कंफर्टेबल है। हिजाब पहन के भागना इज कंफर्टेबल, इनफैक्ट इंटरनेशनल ब्रांड्स अब हिजाब भी बना रहे हैं। देयर इज नो इशू, इट्स मोर कंफर्टेबल, योर हेयर गेट्स सेव्ड, दे डोंट कम ऑन योर फेस। यस, ये सारी चीजें एक बस वो एक लिमिटेड प्रोपेगेंडा जो है वो एक साइड पे है, मगर शलवार कमीज में लिटरली आप सारे काम कर सकते हैं। अब एक भागना रह गया था और वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस था, वो 42 किलोमीटर भी हमने भाग लिया और उसके बाद हम पहने हुए थे, लिटरली दिल नहीं चाह रहा था कि लॉट ऑफ जिम्स, मेरी अपनी जिम में women coming in shalwar kameez, like women aged over 50 who want to get their muscle back, strength back, और you know उनके लिए कंफर्टेबल ड्रेस है ही शलवार कमीज, दे been wearing शलवार कमीज and they come and do it and they're very comfortable। अच्छा, अब इसमें फैसल बिल्कुल माय क्वेश्चन इज नाउ कि हम देख रहे हैं लाइक आई लिव इन जौहर, तो वहाँ पे भी कम्युनिटी है जो कि रन कर रही है। वेरी गुड फ्रेंड फैजान लाखानी, यू नो, वो ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। फिर आप लोग हैं, सो पिछले कुछ सालों में एक रनिंग कम्युनिटी डेवलप हो रही है। ये कितनी अच्छी बात है, राइट फ्रॉम DHA टू गुलिस्तान जौहर, इवन टू नाज़िमाबाद, देन देयर इज अ साइक्लिंग ग्रुप एज वेल। सो यू नो यू पीपल आर getting the city's landscape back, और इस एरिया में एक एरिया लियारी has added in cycling, the Liari Expressway as well। so you know कितना जबरदस्त ये बात है। परसेप्शन होता है ना कि कराची एक सेफ सिटी नहीं है, और कराची में भी ये होता है ऐसा देखें, अगेन वो एक कुछ एरियाज और कुछ जगहों पे ऑफ कोर्स इश्यूज होते हैं, लेकिन हम अर्ली मॉर्निंग इवन वुमेन मेन सब हर तबके के लोग, हर एज ग्रुप के लोग सुबह 5 बजे कभी कभी हम सिटी रन भी करते हैं कराची में। मतलब हम स्टार्ट करेंगे, हम निकल जाएंगे क्लिफ्टन से ऑल द वे और हम अंडर पासेस पे जाएंगे, फिर एंजॉयिंग आवर रन्स, लोग देख रहे होते हैं। इवन एट टाइम्स ट्रैफिक पुलिस और जो ये लोग ये हमें रास्ता देते हैं अलग से जी, तो हर कोई उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा होता है, कोई कहीं पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और होता यही है कि अब कराची की अपनी एक मैराथन है, कराची मैराथन जनवरी में होती है, उसके नंबर्स जो हैं वो सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर जो है वो ट्रिपल क्वाड्रपल होते जा रहे हैं नंबर्स, बहुत सारे लोगों को मैराथन। जी बिल्कुल। और एक लाहौर मैराथन अलग होती है, इस्लामाबाद मैराथन, तो वो ये कल्चर एक इंस्पायर होता जा रहा है। आई थिंक नेक्स्ट 4-5 ईयर्स में आप देखेंगे हर तीसरा चौथा बंदा जो है वो देयर बी अ लॉट ऑफ क्लब्स और लोग भाग रहे होंगे, और ये एक अच्छी एक्टिविटी है। आई थिंक गिवन द करंटली जिस तरह की स्ट्रेस सिचुएशंस हैं, ये एक थेरेपी है, तो आई थिंक करना चाहिए, सबको ही करना चाहिए। फैसल, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो।
एंड प्लीज़ यूनाइटिंग दिस सिटी। इस शहर को बहुत ज़रूरत है ऐसी मस्बत सरगर्मियों की जहाँ पे लोग इकट्ठे हों। ये सिर्फ भागते नहीं हैं, जब आप इकट्ठे होते हैं यू बस्ट आउट योर स्ट्रेस, आप एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, फिर आपका एक साथ बन जाता है। कितनी ज़बरदस्त बात है। वी सी इन जंगल एंड फॉरेस्ट के एनिमल्स क्लैंस के अंदर मूव अराउंड कर रहे होते, जब ह्यूमन ये करते हैं ना, हमारे अंदर से जो कॉर्टिसोल वाइल वी रनिंग निकल रहा होता है, द स्ट्रेस हार्मोन निकल रहा होता है, वो ऑक्सीटोसिन हम ब्रीद इन कर रहे होते हैं। आई डोंट नो, मैं चूंकि मैं रन करती हूं, रनर फॉर यू, ये आप देख सकते हैं। सो इट काइंड ऑफ चले आगे बढ़ते हैं। जहाँ सेहत बहुत ज़रूरी है वहाँ पे पैसा कमाना भी बहुत ज़रूरी है उस्ताद। तो डिजिटल करेंसी की जानिब अहम कदम है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ शराकत का मुआहदा तय पा गया है। अब इस मुआहदे के इश्तराक से पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जिद्दत को तेज तर बनाने, पायदार कॉइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग देने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, और इस हवाले से स्पॉन्सरिंग की और इश्तराक की दस्तावेज़ पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की जो टीम है उसने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया है। मुआहदा हो गया है और अब से ये जो ब्लॉक है ये चीन का टेक्नोलॉजी स्टेबल कॉइन अपनाने और फिर गैर मरकज़ी मालियाती निज़ाम के इंतज़ाम को कैसे तेज़ किया जा सकेगा और फाइनेंस की दुनिया में क्या कुछ मज़ीद जिद्दत आ सकती है, पाकिस्तान उससे कैसे फ़ायदे अटेन कर सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून। वेलकम करते हैं हारून साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये जो करंट डेवलपमेंट हुई है हारून साहब, इसके हवाले से हमें थोड़ा समझाइए, ये क्या है और कैसे इस मुआहदे से हमें मज़ीद फ़ायदा पहुँच सकता है। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम बोल न्यूज़ में बुलाने का शुक्रिया। ये जो कंपनी है WLF जिसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, इसका क़याम 2024 सितंबर में हुआ था और इसकी जो बैक है वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी फैमिली के साथ, क्योंकि उनका ये था कि इस USA जो आपका जो बैक है, आपका जो USD है, डॉलर है, उसको किस तरह से बाकायदा जो है वो पूरी दुनिया में उस तरह फैलाया जाए जिस तरह नॉर्मली डिजिटल करेंसी पे काम हो रहा है, जैसे वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। उस हवाले से भी ये रिसेंटली हमें जो है वो सुनने को मिला है कि ये जो उसका वक्त है, इसमें ज़ेक्टरी विटकॉफ है, ज़ेक्टरी फोल्कमैन है और चेज हैरो है, इन तीनों का वक्त था वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मिलकर गया है और वहाँ पर उनके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है जिसके तहत ये हो रहा है कि पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, डिफाई प्लेटफॉर्म, इसके अलावा जो आपके रियल वर्ल्ड एसेट्स जो हैं वो उसकी टोकनाइजेशन की बात हुई है, इसके अलावा कमोडिटीज़ के ऊपर टोकनाइजेशन की बात हुई है। इन 4-5 चीज़ों के ऊपर एक मुआहदा तय पाया गया कि पाकिस्तान को सपोर्ट की जाए। और यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है कि टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ ये कि ट्रेडर मौजूद नहीं बल्कि यहाँ पे ब्लॉकचेन के एक्सपर्ट भी होने चाहिए जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। इससे पहले हारून, क्योंकि ये लीगलाइज नहीं था, लोग कर रहे थे काम लेकिन यहाँ से नहीं कर रहे थे, दे वर बाइंग कॉइन्स, लेकिन वो किस तरह के कॉइन्स ले रहे थे, बाइनेंस और दीगर जो भी कर रहे थे। सो इससे अब इम्पैक्ट क्या होगा जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेडर है और फिर जो ब्लॉक जिसकी आप बात करें उसका इम्पैक्ट क्या होगा, किस तरह से उसमें मजीद रिवाइव आ सकता है या क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? देखिए, ये काम तो है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का जिसका शिद्दत से इंतजार था और उनको ये करना चाहिए कि इस वक्त आपको पता है 2.5 करोड़ के सार्फिन मौजूद हैं जो क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएट हैं। इनको किस तरीके से टैक्स नेट में लेकर आया जाए, इनको किस तरीके से बासानी काम करने का मौका दिया जाए। आपको पता है कि आजकल जो हालात हैं बाकी इंडस्ट्रीज के वो इतने नापैद हैं कि हर कोई बंदा पैसे कमाने की सोच रहा होता है, लेकिन जो बाकी इंडस्ट्रीज हैं वो इतना भरपूर आपको मुनाफा नहीं दे रही होती। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का मकसद यही है कि वो ऐसी जो है वो पॉलिसी मुरतब की जाए ताकि एक आम सार्फिन को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, बल्कि उसके लिए मुश्किलात ना पैदा हों। जहाँ तक बात है WLF की, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की, इसका मैंने आपको पहले भी कहा है कि बेसिकली मकसद यही है कि यहाँ पर जो ब्लॉकचेन और उसके मुतालिक जो भी यहाँ पर जो डिफाई प्लेटफॉर्म या टोकनाइजेशन की बात की जाएगी तो उसके लिए USA का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि पाकिस्तान को इन्होंने 1 बिलियन फंडिंग की भी बात की है जिस पर वो 1 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा ताकि यहाँ पे ब्लॉकचेन और उससे मुतालिक जो भी डिफाई प्लेटफॉर्म है उस पर काम किया जाए और पाकिस्तानी टैलेंट को यूज़ किया जाए। हारून साहब, ये जो लेटर है इसको लैंडमार्क लेटर ऑफ इंटेंट कहा जा रहा है जो दोनों पाकिस्तान काउंसिल ऑफ क्रिप्टो और जो है WLF के दरमियान साइन हुआ है। 3 बड़ी अहम इसकी चीज़ें हैं। एक तो ये कि ब्लॉकचेन इनोवेशन एक्सेलरेट होगी, ये तो आपने बता दिया, स्टेबल कॉइन अडॉप्शन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंटीग्रेशन अक्रॉस पाकिस्तान। इसके हवाले से ज़रा बताइएगा ताकि आम आदमी समझ सके कि ये 2 क्या चीज़ें हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं स्टेबल कॉइन की तो इसमें आपके पास
जैसे यूएसडी है। अब मार्केट में आपको पता है क्रिप्टो जो हम यूएसडी परचेज करते हैं उसको यूएसडीटी कहते हैं। यूएसडीटी यानी कि टेथर, या हम जिसको टीथर बोलते हैं। टेथर एक ऐसी कंपनी है जो अपने यूएसडीटी के पीछे जो है वो यूएसडी रखती है, ताकि उसके जो इन एंड आउट्स हैं उसका जो है बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। उस हवाले से इस WLF का मकसद भी ये था कि वो जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं उनको उनके ऊपर बाकायदा जो है वो यूएसडी को पैक किया जाए, यानी कि उसके पीछे यूएसडी को लाया जाए। मजे की बात है कि WLF के पास भी अपने क्रिप्टो एसेट्स हैं। मैंने जब सर्च किया तो पता चला कोई 12 टोकन्स इनके पास हैं, 12 करेंसीज इनके पास हैं जो इनमें उन्होंने सरमायाकारी की है। इसकी मालियत अभी भी कोई $104 मिलियन बनती है, जिसमें सरे फहरिस्त इथेरियम है, ट्रॉन है, USDT है, USDC है। इसके अलावा जो है वो ब्लॉक आपका बिटकॉइन है, SEI है। तो इस तरह के 12 तकरीबन कॉइन्स हैं जिस पर बाकायदा सरमायाकारी भी की गई है। और मकसद वही है कि इसको जो स्टेबल कॉइन्स हैं किस तरीके से दुनिया में, क्योंकि उनको सबसे बड़ा चैलेंज जब आने वाला है वो चाइना का जो अपना CBDC है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, वो चाहते हैं कि इसको उसके मुकाबले में लाया जाए। क्योंकि अब ये जो टेक्नोलॉजी स्विफ्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होती चली जा रही है। इसके अंदर जो टाइम है आपको पता है कि तकरीबन 72 घंटे लगते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन को मैक्सिमम करने में। अब लेकिन जब ब्लॉकचेन आ जाएगा तो उससे आपके पास मिनट्स में आ जाएंगी वो चीज़ें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब, आपने वक्त क्रिप्टो एक्सपर्ट हैं और आप हमें बता रहे थे कि इस नए मुआहदे से पाकिस्तान में जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, उसको सेंट्रलाइज करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अच्छा, आज ज़िक़त की पहली तारीख है, पाकिस्तान से बाकायदा हज ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद से कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज़ 442 आज़मीन को लेकर इस्लामाबाद से मदीना रवाना हुई। लेकिन अब इस वक्त सिचुएशन क्या है, और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इसरार खान इस्लामाबाद से। इसरार, आप वही मौजूद है एयरपोर्ट की हदूद में, ज़रा बताइए क्या सिचुएशन है इस वक्त, और कितनी फ़्लाइट्स जो हैं वो जा चुकी हैं, क्या प्रेपरेशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और आज से बाकायदा आज़मीन हज की हज्जाज मुक़द्दस रवानगी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, जो कि मुसलसल 33 रोज़ तक जारी रहेगा और आखिरी हज परवाज़ जो है 31 मई को रवाना होगी। बात करेंगे पाकिस्तान से आज जो पहली हज परवाज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह तकरीबन 4:45 बजे 342 हज्जाज कराम को लेकर सऊदी अरब के लिए रवाना हो गई है। इस मौके पर वफाकी वज़ीर मजहबी सरदार हाजी मोहम्मद यूसुफ और सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी ने हज्जाज कराम को रुखसत किया। इस साल सरकारी हज स्कीम के तहत 89,000 आज़मीन हज मदीना और मक्का शरीफ जाएंगे, जिनको मुख्तलिफ परवाज़ों से, जिनकी तादाद 142 के करीब है, उनसे जो है सऊदी अरब पहुंचाया जाएगा। जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 100 से ज़ायद जो परवाज़ें हैं उनके ज़रिए तकरीबन 28,400 आज़मीन हज को सऊदी अरब के लिए पहुंचाया जाएगा। बात करेंगे पहली बार हज्जाज कराम की सहूलत के लिए जो इमिग्रेशन का अमल है वो पाकिस्तान ही में होगा, जिसके लिए पूरी सऊदी अरब की से एक टीम इमिग्रेशन की पाकिस्तान पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 7 मुख्तलिफ काउंटर कायम किए गए जहां पर मुसाफिरीन को और हज्जाज कराम को इमिग्रेशन की सहूलियत फराहम की जाएगी। जी ठीक है। मैं इस प्रोसेस को मज़ीद आसान बनाया जा रहा है। 31 मई आखिरी फ़्लाइट होगी। डिटेल्स आप दे रहे थे इशार, बहुत शुक्रिया आपने हमें इस हवाले से बताया। चलिए अब जरा एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो मज़ीद अहम टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, अब ज़रा 7 समंदर पार से खबर शामिल करें। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात का अमल जारी है। बाज़ इलाकों में वोटिंग ख़त्म हो गई है, बाज़ में पोलिंग ख़त्म होने में कुछ देर बाकी है, और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक लिबरल पार्टी के 97 उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं, जबकि उनको 59 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल है। और दूसरी जानिब कंजर्वेटिव पार्टी की क्या सिचुएशन है? बिल्कुल जी, 90 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं और इसमें से 59 नशिस्तों पर उन्हें बढ़तरी है। और ये भी आपको यहाँ पर बताएं कि इस बार कनाडा में होने वाले जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं उसमें 50 से ज़ायद पाकिस्तानी निजात कनेडियंस भी पार्ट ले रहे हैं। तो हम इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ कनाडा से बोल के नुमाइंदे मौजूद हैं, अजमत मुजीब। अजमत, अस्सलाम वालेकुम। अजमत, लिबरल्स आर कमिंग बैक, तो क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, और लिबरल्स का वापस आना कैसा होगा कनाडा के लिए?
देखें, अभी आज जो है वो इलेक्शंस हुए हैं और वोटिंग जो है तकरीबन 9:30 बजे ख़त्म हुई है और रिजल्ट आना शुरू हुए हैं। जैसे आपने बताया, अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए हैं। और इलेक्शन कनाडा की जो वेबसाइट है, ये मैं लाइव देख रहा हूँ, इसमें लिबरल पार्टी के उन्होंने 165 कैंडिडेट जो हैं वो कामयाब करार दिए हैं, जबकि कंजर्वेटिव के 147, ब्लॉक क्यूबिक के 23 और एनडीपी के 7। तो इस वक्त तकरीबन रात के यहाँ के 1:45 बज रहे हैं, तो ये अभी नताइज आना शुरू हुए हैं। तो लिबरल पार्टी जीत तो गई है, ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट तो आ गई है, मुख्तलिफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने भी इसमें अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन बात यह है कि बहुत डिफरेंस से नहीं लिबरल पार्टी जीती है, बहुत ही छोटा मार्जिन है। और लिबरल पार्टी जो है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाएगी, जैसा कि पहले भी हमने कल डिस्कस किया था और अपनी रिपोर्ट में बताया था कि एक्सपेक्टेड यही है कि बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा और इसी तरह से अभी मजीद रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि कैंपेनिंग में ऐसा क्या हुआ दोनों जानिब के, वीसी क्या एनालिसिस पर किया जा रहा है कि जो मार्जिन है वो बहुत कम है? क्या इसमें जो ओवरऑल चेंज ट्रूडो की जो अपनी हुकूमत थी, जो उनके खिलाफ रिजर्वेशंस थी, क्या उसका भी अमल दखल है? और द पीपल इन कनाडा आर स्टिल कंफ्यूज, दे कांट रियली डिसाइड, और फिर ये अमेरिका वाले मामला भी बीच में आ गए हैं। व्हाट इज ऑल ऑफ इट? जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आपने ट्रूडो साहब की बात की है कि जब प्राइम मिनिस्टर थे वो, तो उस वक्त हालात बड़े लिबरल पार्टी के इंटरनल हालात जो है वो बड़े ख़राब थे और बहुत उनको रेजिस्टेंस मिल रही थी स्टेप डाउन करने के लिए। और उस वक्त जो है कंजर्वेटिव पार्टी की रेटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई थी और यही कहा जा रहा था कि अगले इलेक्शन में कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो लिबरल को स्वीप कर देगी और लिबरल पार्टी शायद अपना स्टेटस भी मेंटेन ना कर पाए। लेकिन जब जस्टिन ट्रूडो ने स्टेप डाउन किया, उसके बाद मार्क कार्नी एक नए लीडर बनकर आए उस पार्टी के और वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने जो उनकी शख्सियत है, उनका जो प्रोफाइल है वो एक डिफरेंट प्रोफाइल है। वो पॉलिटिशियन नहीं है लेकिन वो इकोनॉमिस्ट है, 2 मुल्कों की उन्होंने इकोनॉमी चलाई है, उनको तजुर्बा है इस बात का। और लेकिन इसमें एक चीज़ जो पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट की, दैट इज इमिग्रेशन। सो लिबरल्स की इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है? इज इट दैट हार्ड एंड हार्ड लाइक ट्रम्प, या फिर वो क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए, इमिग्रेशन की पॉलिसियां तो वक्तन चेंज होती रही हैं और अभी इमिग्रेशन की पॉलिसियों में काफ़ी जो है वो चेंजेस आई हैं जनवरी और फरवरी में, और मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर जो है वो काफ़ी इमिग्रेशन खोल दी गई है। बल्कि कुछ कैटेगरीज तो ऐसी हैं कि जिन पे आप अराइवल पे ही PR कार्ड मिल जाएगा। तो इमिग्रेशन की पॉलिसियां तो चेंज हो रही हैं, लेकिन जो पाकिस्तान और कनाडा के अगर आप हवाले से बात करें तो उसके अंदर काफ़ी शक शुबात हैं और काफ़ी मसले मसाइल हैं। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी इस बात से खुश नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी वीज़ों का रिजेक्शन रेट बहुत हाई है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि इस्लामाबाद में अभी तक कैनेडियन वीज़ा प्रोसेसिंग सेंटर ही नहीं खुला है, तो 15 साल के करीब हो गए। तो पहले नई दिल्ली में था, अबू धाबी में गया, फिर पोलैंड चला गया, उसके बाद वापस अबू धाबी में आ गया है। तो ये जो मसाइल हैं ये उसको हल करने पड़ेंगे। जो पाकिस्तानी निजात कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनको इस पे गौर करो। 50 से ज़ायद हैं, तो लेट्स सी कि ये मामला हल हो सकता है या नहीं। अजमत मुजीब, थैंक यू सो मच। हमारे साथ कनाडा से हमारे नुमाइंदे और बता रहे थे कि कनाडा में इंतखाबात जो हैं वो पोलिंग मुकम्मल, नताइज की आमद जो है वो इस वक्त जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहा जाता है कि ख्वाहिश जो है, ज़रूरत से ख्वाहिश, ख्वाहिश से कोशिश और फिर उसको अमली जामा पहनाना, हर कामयाबी का आगाज़ एक ख्वाहिश से ही होता है। कामयाब होने की शदीद ख्वाहिश नहीं होगी तो फिर हम किसी भी मकसद के उसूल में कोशिश करने की जहमत भी नहीं करेंगे। बिल्कुल जी, मोटिवेशन बड़ी ज़रूरी है क्योंकि हर कामयाब काम के पीछे एक ख्वाहिश ही होती है। आज दुनिया भर में वर्ल्ड विश डे मनाया जा रहा है, इसीलिए ये तमहीद हम आपके साथ बांध रहे थे। और आज के दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब और उनके साथ हैं ज़ाज़ी पाकिस्तान पायलट अब्दुल्ला नवीद, ये हमारी राइट हैंड साइड पर बैठे हुए हैं। तो जानेंगे इनसे कि मेक अ विश डे पर क्या विश थी इनकी और उसको किस तरह से पूरा किया गया और एग्जैक्टली ये दिन क्या है जो हम मनाते हैं। एब्सोल्युटली। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, उनकी अपनी एक फलाई तंजीम है जो खून के मरज़ में मुब्तला बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करवाने में उनकी मदद करती है। सो स्टार्टिंग विद मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, और अब्दुल्ला आपको भी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के तशरीफ़ लाने का। चलिए आज के दिन के हवाले से आगाज़ करते हैं।
हम कभी कभी अपनी इस कम्युनिटी में अपने जो हमारी सिचुएशन है उसमें भूल जाते हैं कि ख्वाहिश करना, ख्वाब देखना कितना ज़्यादा आम है। हमारे उस्ताद जामे कराची के वो कहा करते थे, उनका शेर है कि मैं ऐसे बंदों को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं, ख्वाब देखता भी नहीं। तो पीरज़ादा कासिम साहब, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू आइडियलाइज, कॉन्सेप्चुअलाइज और फिर उसको अमली जामा पहनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी फॉर इनवाइटिंग मी एट योर शो। पहले तो जी आपका बोल टीवी का और मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने वर्ल्ड विश डे के ऊपर जी हमें यहाँ पे इनवाइट किया है। देखिए अक़वाम मुत्तहिदा ने कई दिन जो हैं मुख्तस किए हैं, जिसमें फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, इस तरह का सब होता है, बट बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि एक डे है विच इज़ कॉल्ड वर्ल्ड विश डे, और ये उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो टर्मिनली इल हैं और जिनकी विशेस जो हैं वो पाइपलाइन में है, जिनको पूरी करनी है। और एक अवेयरनेस ये क्रिएट की जाती है कि हर आदमी, हर शख्स, हर फैमिली अगर ये सोच ले कि हम एक बच्चे की विश को पूरा करेंगे तो इससे ये होगा कि वो बच्चे, क्योंकि हम उन बच्चों को कैटर करते हैं जो टर्मिनली इल हैं या क्रिटिकली इल हैं। जैसे अब्दुल्ला आपके पास बैठे हुए हैं कि ये थैलेसीमिया मेजर के हैं और हर वीक इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इनकी विश थी कि जी टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स, टू बी ए पायलट, और वो पाक एयरफोर्स ने बड़े अच्छे तरीके से उसको जी इनको एक दिन के लिए एजाज़ी उन्होंने ऑफिसर बनाया जी। इन्होंने जनाब फ्लाइंग की वहाँ पे। अरे वाह। जी हाँ, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है जी मेक ए विश फाउंडेशन पाकिस्तान। और जो भी बच्चे क्रिटिकली इल हैं जी, उनकी जो भी ख्वाहिश हो, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, वो हम पूरा करते हैं। अभी तक फ्राम लास्ट 15 ईयर्स हम अब तकरीबन 20,000 के करीब बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील कर चुके हैं। मगर इसमें से एक बड़ी तादाद हमारे दरमियान नहीं, क्योंकि डेफिनेटली बच्चे जो थे वो टर्मिनली इल थे। मगर हमें खुशी यह है कि ये बच्चे जी कोई हसरत या ख्वाहिश लेके इस दुनिया से रुखसत नहीं हुए, और जाते वक्त इनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट थी, और वो उनकी मोस्ट चेरिश विश को जो है पूरा करने थी। और अब्दुल्ला क्योंकि जो एजाज़ी पायलट हैं, आप उनमें एक भी सकते हैं अब्दुल्ला का वो एक दिन। मैं चाहूँगा थोड़ी सी इनके फुटेज और दिखाएं कि अब्दुल्ला ने किस तरीके से वो गए, फिर उन्होंने वहाँ पे यूनिफॉर्म पहना, और ये देखें आप, यूनिफॉर्म पहना है, फिर अब्दुल्ला को जो है वो जेट के बारे में बताया भी जा रहा है। एंड देन अच्छा माशाल्लाह से हेलमेट भी आपने पहना है, और ज़बरदस्त। तो अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं जी। पायलट साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से? मैं बहुत ठीक हूँ। बहुत ठीक है, बिल्कुल आप ज़बरदस्त है। अब्दुल्ला थोड़ा सा बताइए, ये पायलट बनने का शौक़, फिर आपकी ख्वाहिश पूरी होना, किस बेस पे आप गए? कराची में गए थे या रसालपुर गए थे? ये कराची मसरूर बेस पे गए थे। फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे सारा? दरअसल मेरी ख्वाहिश बचपन से ही थी कि मैं पाकिस्तान एयरफोर्स का फाइटर पायलट बनूं, लेकिन ये ख्वाहिश एक तरह से मुझे नामुमकिन लगती थी कि वह ख्वाहिश पूरी होगी भी या नहीं होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेक अ विश फाउंडेशन ने मेरी इस ख्वाहिश पूरी करने की मेरी मदद भी की। तो मैं एयरफोर्स मसरूर बेस गया था, वहाँ पर मेरी ये ख्वाहिश पूरी की गई थी। और जिस तरह वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा, और हर तरह से उन्होंने मेरी मदद की, बताया मुझे, हर जेट्स के बारे में बताया। उसके बाद मैंने फ्लाइंग भी की थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल रखा था। अच्छा, फ्लाइंग भी की थी? सो यू वर द को पायलट? जी जी जी। तो ये बताएं कि कहाँ से कहाँ तक का सफ़र था, ऊपर से मंजर कैसा था? जी 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 जी, मशाक था, और ये हम लोग कराची में ही राउंड लगा रहे थे। अच्छा, हाउ वाज द व्यू? ऊपर से नीचे देखना कितना? बहुत ही, मतलब एक होते हैं ना कि जिनको ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन जिनकी ख्वाहिश होती है तो उनको ऊंचाई क्या, उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। फिर क्या बात है। मिर्ज़ा साहब, पाकिस्तान में हम देखते हैं कि थैलेसीमिया है, वो उसका रेट जो है वो बिकॉज क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी कि इसमें आपको हर हफ्ते यू नीड ब्लड एंड ऑल। करेक्ट। आपको चैलेंजेस क्या आते हैं? हमने कोविड में देखा था, देयर ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्लीड कर रहे थे कि प्लीज़ आएँ और फ़ोन दीजिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लोग कोविड के ऐसे नहीं निकल पा रहे थे। सो आफ्टर दैट इतनी अवेयरनेस, हमने इस पर काफ़ी प्रोग्राम्स किए। सो क्या चैलेंजेस अभी भी चैलेंजेस आते हैं? सर देखिए, हर साल जो हैं वो तकरीबन 5 लाख बच्चे थैलेसीमिया मेजर एंटर हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं ये बीमारी लेकर।
और सिर्फ इसका एक है कि अवेयरनेस नहीं है वालिदैन को, क्योंकि अगर 2 माँ और बाप अगर थैलेसीमिया माइनर हैं या कैरियर हैं तो उनका जो बच्चा होगा, अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास एक फैमिली आई जिसकी 4 बच्चों की डेथ हो गई थी, और वो कह रहे थे कि हम हमेशा एक नया बच्चा ये सोचते थे कि अल्लाह मियाँ सेहतमंद देगा, जबकि प्रॉब्लम उन फैमिली के अंदर थी। मेक ए विश फाउंडेशन ने जी इसके ऊपर हम काफ़ी कर रहे हैं। अगर टेस्ट हो जाए शादी से पहले, और हम नहीं कह रहे कि लड़की का टेस्ट हो, नो, अगर लड़का है उसका सिर्फ टेस्ट हो जाए, और अगर सपोज वो आता है पॉजिटिव, देन वी विल गो फॉर द गर्ल, अदरवाइज फीमेल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप यकीन करें कि ये 500 रुपये का टेस्ट हमें 5 लाख लोग, अभी मैं अब्दुल्ला से जिक्र कर रहा था क्योंकि यहाँ से ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जा रहे हैं, और ये बतला रहे थे कि अब ब्लड अवेलेबल नहीं है बच्चों के लिए, और कई हॉस्पिटल बच्चों को भगा देते हैं कि जी जाइए ब्लड का इंतज़ाम करके लाएं, और फिर बेचारे ये ढूंढते हैं फैमिली के मेंबर्स को। तो खुदा रहा हम इतने आगे बढ़ गए हैं, ये 500 रुपये का टेस्ट अगर सिर्फ हम ये कर दें कि इट विल बी पार्ट ऑफ निकाह, कि वो एक सबमिट कर देंगे कि जी मैंने करवा लिया है, हम ओके, तो ये 5 लाख बच्चे जो एंटर हो जाते हैं इस बीमारी में, उनसे छुटकारा पाए। मेक ए विश इस पर जी बहुत काम कर रही है। अब थोड़ा सा मैं आपको बतलाऊँ कि जी देखिए ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर अब्दुल्ला हमसे ये विश करता कि इसको अमेरिका के सदर से मिलना है तो ये भी पॉसिबल था विद इन ए मंथ, बट हमारे बच्चों के जो हीरो हैं वो ट्रंप नहीं हैं, हमारे बच्चों के जो हीरो हैं जी वो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं। और अभी हम एक विश के ऊपर, बल्कि कल कॉल आई थी आर्म फोर्सेस के ऑफिस से, एक बच्चे की है, जब उसने देखा है जो टेंशन इतनी हो रही है और हमारे आर्मी चीफ ने जो सख्त जवाब दिया है, उस बच्चे की विश हमारे पास आई है कि टू बी पार्ट ऑफ आर्मी, और मुझे आर्मी चीफ से मिलना है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस विश के ऊपर जी पूरा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे की यूनिफॉर्म बन चुकी है। कहने का मकसद सिर्फ ये हो रहा है कि ये बच्चे भी बड़े मुतासर हो रहे हैं जो सिचुएशन हमारी चल रही है, और उनमें भी एक जज्बा पैदा हो रहा है कि हम भी ऑल्दो दे आर सिक बट दे वांट टू बी पार्ट ऑफ जी मतलब आर्म फोर्सेस, ताकि दुश्मन का मुकाबला कर सकें। तो जिस जी कौम की ये हमारी सोच होगी तो आप यकीन करेंगे कोई हमें जो है वो शिकस्त नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर में अब्दुल्ला, हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप बड़े बहादुर हैं, बहुत ब्रेव हैं, और आप बच्चों के लिए दूसरे मिसाल हैं। वो बच्चे जो, और आप लकी हैं कि बहुत सारे तो लोगों को एंट्रेंस भी नहीं मिलती, और आप तो माशाल्लाह कॉकपिट में बैठे और आपने फ्लाई किया। एक छोटा सा मैसेज जो आप हमें देना चाहें आज के दिन के हवाले से। मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया, पहले तो आप लोगों ने हमें बुलाया, और आप लोग को ही पता था कि आज वर्ल्ड विश डे है, तो मैं तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का। और मैसेजेस जिस तरह किस हवाले से आप मुझे थोड़ा बता दें कि आप क्या कहना चाहते हैं कि आप एक तो ये कि थैलेसीमिया आप कह रहे हैं कि मेजर है, तो उसलिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जिस वजह से ब्लड डोनेशन बहुत मसला हो रहा है, हर किसी की वीकनेस की वजह से वो ब्लड नहीं दे सकता, तो बस मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ आप ब्लड डोनेशन करें ताकि हम जैसे जितने बच्चे हैं उन सबको ब्लड के इस मसले से दूर रहना। थैंक यू अब्दुल्ला। एक मैसेज छोटा सा मेरा भी है जी। मेक ए विश की एक वेबसाइट है www.makeawish.org.pk, और उसमें जी आप जाएं, और वहाँ पे कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने विशेस का इंतजार कर रहे हैं, तो प्लीज़ दे कैन अडॉप्ट। अगर कोई और किसी की विश पूरी कर सकता है तो ज़रूर ही ये करें। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हो गया ख़त्म। आज के लिए आपसे मांग रहे हैं इजाज़त, मुलाकात होगी कल। बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।